ठीक है, तो आज यार पहले तो स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन है, 3 बचे हुए हमारे, ये खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एरे लिस्ट स्टार्ट कर देंगे। और कितनी होती है देखेंगे। वैसे मैंने टॉपिक्स तो काफी लिख दिए हैं, बट कितने होते हैं देखते हैं आज। तो एरे लिस्ट में सिंटैक्स, रैपर क्लासेस में ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग वगैरह जो मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे। फिर मेमोरी मैपिंग एंड डबलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसकी मेमोरी मैपिंग, एंड देन लिस्ट वर्सेस एरे लिस्ट, इनमें क्या फर्क है, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करना है आपको, रिवर्स वॉवल्स। तो ये रहा, चैट में लिंक भेज रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, रिवर्स वॉवल्स। मतलब जितने में मैं ये सब कर रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह पढ़ लिया करो। ठीक है, तो बता दो जल्दी से कोई क्वेश्चन में क्या करना है। रिवर्स वॉवल्स ऑफ स्ट्रिंग नाम में ही लिखा हुआ है वैसे, पर क्या करना है। आंसर थोड़ा जल्दी करो आज यार, इजी इजी क्वेश्चन है ये सारे। हाँ जी, बोलो। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर वॉवल्स हैं, हमको बस उन्हीं को रिवर्स करना है। तो कुछ नहीं है, जैसे अगर हमको ये पूरी एक स्ट्रिंग दे दी है, तो आपको पता होगा कि कैरेक्टर्स जो है या तो वॉवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब नॉन वॉवल्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, तो या तो वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट्स है। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जितने वॉवल हैं, आपको सिर्फ वही रिवर्स करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तो रिवर्सल पॉसिबल है ही नहीं। स्ट्रिंग के अंदर हम कैरेक्टर्स को स्वैप नहीं कर सकते, हमें पता है। अब हमने इतना देख लिया यार, हम लोगों ने एरे का रिवर्सल देख लिया, स्ट्रिंग के रिवर्सल के भी कल। मतलब हमने पहले एक रिवर्स स्ट्रिंग करा था, फिर कल हमने रिवर्स स्ट्रिंग 2 करा था, जिसमें हम लोग के ग्रुप्स में रिवर्स करते थे, छोड़ते थे, रिवर्स करते थे, छोड़ते थे। तो अब हमने इतना देख लिया रिवर्सल का प्रोसीजर कि हमें मालूम है अगर रिवर्स करना है तो कुछ कैरेक्टर स्वैप होंगे। और कैरेक्टर मतलब एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को चेंज करना, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना तो अलाउड होता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग हमको दे रखी है, इसी को हम स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट अस से हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले रखेंगे एक लो पॉइंटर 0 पर और एक हाई पॉइंटर रखेंगे, जैसा हम लोग रिवर्स करने के लिए रखते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात बस ये आ जाती है कि जब हमको रिवर्स करना है ना, हमारे पास में ये लो है, ये हाई है। ठीक है, पर क्या मैं लो और हाई को रिवर्स कर दूं। जहां पर लो और हाई पड़े हैं वहां पर रिवर्स कर दूं डायरेक्टली उठाकर, या कुछ और सोचना पड़ेगा पहले। क्या जहां पर लो और हाई करंटली मौजूद हैं उन कैरेक्टर्स को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। बता दो चैट में, यस या नो। लो यहाँ पर हमारा 0 पर पड़ा है, हाई हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 पे पड़ा है। तो जहां पर लो है और हाई है, क्या मैं उसको उठाकर रिवर्स कर दूं। नहीं नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ वॉवल्स को आपस में रिवर्स करना है। तो यार ए तो हमारा वॉवल है, जहां पर लो पड़ा है वो तो वॉवल पे पड़ा है, लेकिन हाई एक कॉन्सोनेंट पे पड़ा हुआ है, एक वॉवल पे नहीं पड़ा हुआ। तो हमको पहले तो मेक श्योर ये करना पड़ेगा। इस बार आप देखो वही करोगे, इनिशियलाइज तो लो को 0 से करोगे, एंड आप हाई को स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग जो भी कह रहे हो, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ -1 से करोगे।
वो तो करना ही है, पर बस डायरेक्टली आप रिवर्स करना शुरू नहीं कर दोगे। इसके बाद आपको पहले इनिशियली लो और हाई को उस पोजीशन पर पहुंचाना पड़ेगा जहां पर वॉवल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लो को वहां पर ले जाएंगे जहां पर वॉवल है। इस केस में पहले ही कैरेक्टर पे वॉवल है, तो ठीक है यार, लो को वहीं रहने दो। अब हाई को भी आप वहां तक पहले लेकर जाओ जहां पर वॉवल है। तो अगर मैं देखूं, हाई आपका डायरेक्टली उठेगा, एस पे नहीं आ सकता, आर पे नहीं, क्यू पे नहीं, पी पे नहीं, वो ओ पे आ जाएगा, इंडेक्स 14 पे आ जाएगा। ठीक है, तो हाई आपका कहाँ पर है, ये आपका हाई है इंडेक्स 14 पे, और लो आपका 0 पर पड़ा है। अब जब ये दोनों वॉवल पर हैं तब तो कुछ नहीं करना, आपको स्वैप कर देना है सिंपली। आपने यार यहाँ पर कर दिया ओ, और यहाँ पर आपने कर दिया ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल स्वैपिंग की बात करें तो लो प्लस प्लस होता है और हाई माइनस माइनस होता है, बट इसमें क्या होना चाहिए। इसमें हमें नेक्स्ट ओवल ढूंढना पड़ेगा मुनीम। ठीक है, तो हम लोगों को अब फिर से वही है, क्योंकि हमको हमेशा स्वैप तो वॉवल ही करने हैं, तो हमको ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट वॉवल। तो सिर्फ लो प्लस प्लस कर देने से बात नहीं बनेगी। अब आपको अभी भी जब तक नेक्स्ट वॉवल नहीं मिलता तब तक आप लो को आगे बढ़ाओगे। तो अब आप क्या बोलोगे, आप कहोगे यार लो पहले हमारा यहाँ पर आया, क्या ये नेक्स्ट वॉवल है। चलो यहाँ से ऐसे ही दिखा देती, या चलो ठीक है काट के दिखा देता हूँ, क्या लो या ये नेक्स्ट वॉवल है, नहीं है। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई हमारा एक वॉवल होता है, तो आप ई पर आकर रुक गए। सेम विद इज द केस विद हाई। हाई को भी आप तब तक मूव करते रहोगे जब तक आपको वॉवल नहीं मिलता, तो हाई इस केस में यहाँ पर आ जाएगा, आई पर आ जाएगा डायरेक्टली। दिखा दिया मैंने, आप मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉवल नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, और यहाँ पर भी नहीं मिला। तो हमारा हाई आ गया है यहाँ पर 8 पर, और लो हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पर 4 पे। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, आई यहाँ पर आ जाएगा और ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब जब तक वॉवल नहीं मिलता लो पर तब तक लो को बढ़ाओ, जब तक वॉवल नहीं मिलता हाई पर तब तक आप हाई को बढ़ाओ। लेकिन पता हाई को घटाओगे, हाई को पीछे लेकर आओगे। लेकिन ये पता करना कब तक है, जब तक लो लेस देन हाई है, ये भी तब तक ही करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कि मान लो यार एक स्ट्रिंग होती है हमारी ए बी, नहीं ए नहीं ले सकते, लेट्स से बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस, दैट्स इट, लेट्स से इतना है। तो अगर ये मेरी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, लो को यहाँ रखूंगा, हाई को यहाँ रखूंगा इनिशियली। और मैं क्या बोलूंगा, यार जब तक वॉवल नहीं मिलता ना तब तक लो को बढ़ाओ। सिमिलरली जब तक वॉवल हाई पे नहीं मिलता तब तक आपको हाई को भी घटाना है। तो यार आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको कहीं पे वॉवल मिलेगा ही नहीं, आपका लो बाहर चला जाएगा सीधा। सेम इज द केस विद हाई, आपको यहाँ पर कहीं पे वॉवल मिल ही नहीं रहा, तो आप बस चलते गए चलते गए चलते गए और आप बाहर हो गए। तो हमको इन सारी कंडीशंस का ध्यान रखते हुए कोड करना पड़ेगा कि लो और हाई बाहर ही ना चले जाए, बस आप वॉवल चेक करते रह जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हम जब देख लेंगे कि यार लो जो है, अभी यहाँ पर ये वॉवल नहीं है, फिर ये भी वॉवल नहीं है, फिर ये भी वॉवल नहीं है, और लोअर हाई बेसिकली जैसे एक दूसरे को क्रॉस हो जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। तो एक बार ही बता दो, ऊपर ऊपर से प्रोसीजर समझ में आ गया है, तो वही रिवर्स ही करना है हमें बस। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉवल्स ही रिवर्स करने हैं, तो उसके लिए हम लोग पॉइंटर्स को किस तरीके से हैंडल करें कि वो हमेशा वॉवल्स पे ही रहे, वो आप थोड़ा सा कोड में सोचो। मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से इसलिए नहीं बताया, मैं चाहता हूँ एक बार खुद सोचो कोड लिखते हुए। तो अभी हुए हैं 41, 45 पर कोई एटलीस्ट एक जना तो बताना यार कि कोड हो गया ये वाला। ठीक है, तो 45 पर मैं आपसे पूछूंगा, मैंने जानकर एग्जैक्टली पूरा लॉजिक नहीं बताया है कि आप पॉइंटर्स को हैंडल कैसे करोगे, वो मैं कोड करते टाइम बताऊंगा। मैं चाहता हूँ एक बार खुद सोचो। ठीक है, तो 45 पर मैं पूछूंगा क्या करना है। क्वेश्चन भेज रखा है चैट में, और ये स्क्रीन खोल दी है ताकि अगर देखना हो अप्रोच वगैरह कुछ।
अगर कोई मैच देख रहा है तो यार 8 ओवर का है मैच सिर्फ, मेरे को तो अभी पता चला।27 पे 2, क्लास कर लो यार। वैसे मैं भी मतलब स्कोर खोल रखा है मैंने साइड में, इतना ही है, देख तो सकते नहीं अभी। मेरे को तो अभी पता चल रहा है 8 ओवर का है यार। ओके, फिर रुक गया क्या? फिर से रुक गया। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है ये, एकदम से गूगल सस्पेंडेड दिखा रहा है, एकदम से फिर चालू हो जाता है। मैक्सवेल जीरो। बहुत बढ़िया। हाँ चालू हो गया मेरा भी, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम सस्पेंडेड आता है, एकदम स्टार्ट हो जाता है। बुमराह खेल रहा है क्या आज? सही। ठीक है, चलो अब करते हैं हम रिवर्स वॉवल्स। तो इसमें सबसे पहले हमको वही करना है कि लो को तो हम 0 पे रखेंगे, और हाई को हम लोग रखेंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इनिशियलाइज। तो अब हम इस वाले के अंदर अगर देखें तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं ए, एंड यहाँ पर जे की बजाय आई कर देता हूँ, और यहाँ पर ओ कर देते हैं। बस इतना ही करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ अगर कैरेक्टर हैं हमारे वॉवल, ऐसा हो सकता है क्या क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है? ऐसा कुछ हमको बोल नहीं रखा है, तो बेसिकली ऑड नंबर भी हो सकता है वॉवल्स। तो अगर ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स हैं तो बेसिकली ऑब्वियसली कोई वॉवल ऐसा हो सकता है जो स्वैप ना हो पाए। ठीक है, खैर हमको क्या करना है, हमको तो यार लो को 0 पे रखा, हाई को हमने यहाँ पर रख दिया, बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ -1 पे हमने रख दिया है। अब हमको क्या करना है, पहले तो इस स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड एस डाल देंगे क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिंग को कॉपी कर ही लिया है एज इट इज। अब हमें क्या करना है कि जब तक लो लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, यानी कि जब तक लो बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ से बाहर नहीं हो जाता। मैंने क्या बोला था कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एक भी वॉवल नहीं है तो ऐसा क्या होगा, लो ट्रेवर्स करता रहेगा वॉवल ढूंढने के चक्कर में, और वो स्ट्रिंग से बाहर हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग से आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा उसका इंडेक्स। तो वही हमको चेक करना है कि जब तक लो लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ रहता है, ये तो है ही है, एंड इज वॉवल ऑफ एस डॉट कैर एट लो। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो एस डॉट कैर एट लो है, यानी कि जो हमारे स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग बिल्डर में, आप किसी में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर एस पे ही लिख दिया, आप एस बी पे भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, आप कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो चाहे स्ट्रिंग से चाहे स्ट्रिंग बिल्डर से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिख देते हैं अभी के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब तक लो जो है वो बाहर ना चला जाए, मतलब जब तक वो अंदर अंदर है स्ट्रिंग के वैलिड इंडेक्स पे है वो। और दूसरी चीज ये चेक कर रहा हूँ कि जब तक इस वॉवल फॉल्स है, यानी कि हम एक फंक्शन बना लेंगे जिससे हम चेक कर पाए कि कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। तो अगर इस वॉवल फॉल्स है, यानी कि वो कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है, तब तक हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि वॉवल मिलते ही हमको रुक जाना है। तो तब तक हम लो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लूप कब रुक सकती है, ये दो कंडीशन में रुक सकती है। पहली कंडीशन ये कि कोई वॉवल मिल जाए, जैसे ये चला यहाँ पर और इसको वॉवल मिल गया, रुक गया। दूसरी कंडीशन की, अगर इस स्ट्रिंग में मान लो वॉवल होता ही ना, तो ये चलता रहता और बाहर चला जाता स्ट्रिंग के, ये तब रुक जाता।
क्योंकि हमने लिख ही रखा है इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो इसको रुकना पड़ेगा ही। तो एक तो ये है। सिमिलरली हमको हाई का भी चेक लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे जब तक हमारा हाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ में स्ट्रिंग इज वॉवल फंक्शन में एस डॉट कैर एट हाई हम डालें और हमको फॉल्स मिले। ठीक है, सिंपल बात है कि हमारा हाई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हाई है हमारा, जब तक ये क्योंकि पीछे जा रहा है, तो इस अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो जब तक ये आउट ऑफ बाउंड नहीं होता और साथ ही साथ में वॉवल भी नहीं है हमारा कैरेक्टर यानी कि कॉन्सोनेंट है, तब तक आपको पीछे जाते जाना है। जैसे ही वॉवल मिलेगा वैसे ही रुक जाओ, या जैसे ही अगर आप मान लो इसके अंदर वॉवल होता ही नहीं, तो जैसे ही आप स्ट्रिंग की लेंथ के बाहर चले जाओ, इंडेक्स आपका -1 हो जाए, वैसे ही रुक जाओ। तो हाँ, आपको इस केस में हाई माइनस माइनस करना है। तो ये करने से, इतना करने से आपने क्या इंश्योर कर लिया है? इतना करने से अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग की बात करूं, इस वाली स्ट्रिंग की बात करूं, तो इस वाली स्ट्रिंग में आपने इतना इंश्योर कर लिया कि अब आपका लो आ चुका है ए पर, और जो आपका हाई है वो यहाँ पर अब इस वाले ओ पर खड़ा है। इतना आपने इंश्योर कर लिया है। ठीक है, मैंने इंडेक्स की वैल्यू नहीं लिखी, उतना इस केस में अभी जरूरी है नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, हमारा लो भी एक वॉवल पे खड़ा है इस टाइम पे और हाई भी एक वॉवल पे खड़ा है। अब मैं क्या बोलूंगा, वाइल लो इज लेस देन हाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर वॉवल होते ही नहीं तो क्या ये वाली लूप चलती या नहीं चलती? जो हम लोग स्वैप करने के लिए यूज करते हैं, क्या वो लूप चलती भी अगर स्ट्रिंग के अंदर वॉवल होते ही नहीं तो? नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि आपका लो ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड हो चुका होता, यहाँ पर पहुंचा होता, और हाई आपका नेगेटिव हो चुका होता। तो यहाँ पर लो ग्रेटर देन हाई कंडीशन होती, और लूप की कंडीशन क्या है? लूप तो तभी चल रही है जब लो लेस देन हाई है। तो ये आपका चलता ही नहीं, ये वाली लूप आपकी चलती ही नहीं, कुछ स्वैपिंग परफॉर्म होती ही नहीं अगर इस वाली स्ट्रिंग के अंदर वॉवल नहीं होते तो अब हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, जब तक लो लेस देन हाई है तब तक क्या करना है, वही हमको स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। तो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे कि आप वॉवल पर खड़े हो या नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि हमने इंश्योर कर ही लिया है पहले से कि आप वॉवल पर ही खड़े हो, आपका लो भी एक वॉवल पे है, आपका हाई भी एक वॉवल पे। तो कोई चेक नहीं लगाना, डायरेक्टली मेरे को स्वैप ही करना है। तो कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं अब, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में ही स्वैपिंग करनी है। तो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कैर एट लो एंड स्ट्रिंग बिल्डर डॉट सेट कैर एट लो में लो वाले इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर सेट करना है? डॉट कैर एट हाई। ठीक है, तो ये क्या करा मैंने, लो पर जाकर हाई वाला कैरेक्टर सेट कर दो, यानी कि ये लो वाला इंडेक्स है, इस पर जाकर वो कैरेक्टर सेट कर दो जो हाई पे पड़ा है, तो यहाँ पर वो सेट हो गया। एंड स्ट्रिंग बिल्डर डॉट सेट कैर एट हाई क्या कर दूंगा? टेम्प। तो टेम्प में अभी के लिए ये पड़ा हुआ था। तो तीसरा स्टेप हमारा होगा स्ट्रिंग बिल्डर डॉट सेट कैर एट, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाई पर हम लोग टेम्प को सेट कर देंगे। अब मेरे को क्या करना है, देखो, अब मेरे को फिर से यही चीज करनी है जो मैंने ऊपर करी थी, क्या कि जब तक लो किसी वॉवल पर नहीं आ जाता तब तक आप उसको आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, और जब तक हाई किसी वॉवल पर नहीं आ जाता आप उसको पीछे बढ़ाते रहो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब मैं स्वैप कर रहा हूँ ना, तो मैं चेक नहीं लगा रहा कोई भी ऐसा कि आप वॉवल पर खड़े हो या नहीं खड़े, मैं मान के स्वैप कर रहा हूँ कि आपका लो भी वॉवल पे, हाई भी वॉवल पे। तो जब आपने एक बार ये स्वैप परफॉर्म कर दिया है, यहाँ पर आपका ए आ चुका है, यहाँ पर आपका वो हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट वॉवल ढूंढने हैं। तो जब आपको नेक्स्ट वॉवल ढूंढने हैं तो यार, वॉवल ढूंढने के लिए हमको यही काम करना है, ये सेम काम रिपीट करना है जो हमने पहले करा था। तो इस वाली लूप को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। एक बार थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसे, और इसको भी। ठीक है, तो ये वाली लूप मैंने कॉपी कर दी। तो ये काम तो सिंपल ही है भाई, लो और हाई अपने आप हैंडल हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब ये वाला काम हो जाएगा तो मेरे को पता है कि मेरे को रिटर्न स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग करना है। बट क्या ये जो कोड लिखा है ये पूरी तरह से ठीक है या इसमें अभी कुछ रह गया करना? कोई गलती पकड़ पा रहा है इस कोड में, कहाँ गलती है? लो और हाई इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे जी, एक मतलब लो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, हाई डिक्रीमेंट करने का एक बार। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, हमने कहा जैसे ही आपकी, इस पॉइंट पे देखते हैं एक बारी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो, इधर देखना, यहाँ पर जब आपने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी उसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद जब तक लो वॉवल नहीं है, जहां पर लो खड़ा है वो जब तक वॉवल नहीं है तब तक आप लो को आगे बढ़ाओ। लेकिन अभी तो आप वॉवल पर ही खड़े थे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ए पर खड़े थे, यहाँ पर आप ई पर खड़े थे, लेट से
आपका ये लो था और ये हाई था, तो आपने इनको स्वैप कर दिया, ई हो गया, ए हो गया। बट मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक आपका ये वाली लूप क्या कह रही है कि जब तक आपका जो स्ट्रिंग डॉट कैर एट लो जो है वो जब तक वॉवल नहीं है तब तक आपको आगे बढ़ना है। पर यार ये तो वॉवल ही है, क्योंकि वॉवल से ही तो स्वैप करा था, तो अभी भी यहाँ पर वॉवल ही है। सेम हाई पर भी अभी वॉवल ही पड़ा है, यहाँ पर ये वाले जो कंडीशन है ये वही कह रही है कि हाई पर भी वॉवल ही पड़ा है। तो क्या ये लूप चल भी पाएगी? ये तो चलेगी ही नहीं। आप तो मतलब चलेगी इन द सेंस ये चलेगी जरूर, पर आप तो यहीं खड़े रह जाओगे। समझ में आया? आप यहां पर आओगे इस कंडीशन की वजह से, ठीक है, बट इस कंडीशन की वजह से ये लूप चल नहीं पाएगी। चलेगी इन द सेंस मैं कह रहा हूं कि ये लूप आप में आप घुसोगे जरूर, ट्राई जरूर करोगे इस लूप को एग्जीक्यूट करने का, पर क्योंकि ये फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न कर देगा तो ये लूप चली ही नहीं। सिमिलरली ये वाली लूप भी नहीं चली। अब जब ये लूप भी नहीं चली, ये लूप भी नहीं चली, और इसके अलावा आपने लो और हाई को कहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा ही नहीं है, तो आप तो वहीं खड़े रह गए। तो हमेशा ही लो लेस देन हाई ही रह गया, तो आपको टीएल लिया जाएगा, आप तो वहीं खड़े रह जाओगे। क्या ये चीज समझ में आई? बता दो एक बारी, क्या ये वाली चीज समझ में आई कि क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बारी और बताता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर आप एक वॉवल पे खड़े थे, यहाँ पर भी आप एक वॉवल पे खड़े थे, लो और हाई वॉवल पे खड़ा था। आपने स्वैप कर दिया, इधर ई आ गया, लेट से इधर ए आ गया। अब हम कह रहे हैं कि लो को हमने फिर से अब नेक्स्ट वॉवल ढूंढने के लिए हमने भाई अगर लो को लो वाले पॉइंटर को नेक्स्ट वॉवल ढूंढना था तो हमने ये लूप चलाई थी पहले, और हाई को अगर नेक्स्ट वॉवल ढूंढना था तो ये लूप चलाई थी। तो मैंने कहा यार अभी भी सेम ही लूप चला दो, क्या ही फर्क पड़ता है। बात तो ठीक है, सेम लूप ही चला रहे हैं हम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। बट दिक्कत ये आ रही है यार कि हम कह रहे थे यहाँ पर जब तक लो को वॉवल नहीं मिलता तब तक आप आगे बढ़ो, लेकिन लो तो इनिशियली यहाँ पर वॉवल पर ही खड़ा है ना, लो तो यहाँ वॉवल पर ही खड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं कह रहा था हाई जब तक वॉवल नहीं मिलता हाई को तब तक आप अपनी लूप को चलाओ, लेकिन लूप चलेगी नहीं क्योंकि हाई हाई भी वॉवल पे ही खड़ा है। तो अब लो भी वॉवल पे खड़ा है, हाई भी वॉवल पे ही खड़ा है, तो ये लूप भी नहीं चली, ये लूप भी नहीं चली। और आपने इन दो लूप्स के अलावा इस पूरी लूप के अंदर कहीं लो और हाई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो करा ही नहीं है, तो आपका लो भी यहीं रह गया, हाई भी यहीं रह गया, आप मूव ही नहीं कर रहे। तो अगर आप मूव ही नहीं कर रहे तो आपको कोड दे देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब आया समझ? गौरव, आ गया समझ? ठीक है, तो बस यहाँ पर एक बारी ये जो लूप चलानी है, इनको चलाने से पहले बस एक बारी आपको लो को प्लस प्लस और हाई को माइनस माइनस करना पड़ेगा, एक बारी करना पड़ेगा लूप चलाने से पहले। ठीक है जी, तो बस अब रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इस वॉवल लिखा ही नहीं हमने, तो इस वॉवल फंक्शन भी लिखना है अभी हमें। तो पब्लिक बुलियन इज वॉवल, ये लिख लेते हैं, और कैरेक्टर सी एच। तो वॉवल कौन कौन है यार? अगर हमारा कैरेक्टर ए है, या फिर हमारा कैरेक्टर ई है, या फिर हमारा कैरेक्टर आई है, यहाँ पर आप स्विच केस का भी यूज कर सकते हो चाहो तो, या फिर आपका कैरेक्टर जो है वो ए ई आई ओ है, या फिर आपका कैरेक्टर जो है वो यू है। ठीक है, जी तो कैपिटल भी रखने पड़ेंगे। हाँ, तो बता रहा हूँ, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंस्ट्रेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर है या सिर्फ कैपिटल कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा। तो अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो स्मॉल ए ई आई ओ यू ये भी हमारे वॉवल है, कैपिटल वाले भी हमारे वॉवल है। भाई हमको पता है स्मॉल ए कैपिटल है हमारे लिए एक ही चीज है, पर कंप्यूटर के लिए तो एक चीज नहीं है ना, वहां तो अंदर अंदर अलग एस का वैल्यूज रखते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो हमको यहाँ पर एल्स इफ लगाकर अपर केस वाले लेटर्स के लिए भी ये सेम चीज लिखनी पड़ेगी। तो ये सेम चीज हम लिख देते हैं अपर केस के लिए भी। ठीक है, तो अब बस यहाँ पर इनको अपर केस कर देते हैं, तो ये कैपिटल ए है, या फिर कैपिटल ई है, आई है, ओ है, या फिर यू है। तो इस केस में ये वॉवल है, वरना वॉवल नहीं है। तो यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम ट्रू ही रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो बस दैट्स इट, यही है मेरे ख्याल से।
हाँ, सेम इफ में भी कर सकते हो। सेम इफ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पर भी सेम दिक्कत है। मतलब यही पूछ रहे हो ना आपकी, ये वाले ए ई आई ओ यू इसी के अंदर लिख दे हम, यही पूछ रहे थे ना? हाँ ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो ये हो गया है सबमिट। इसमें कुछ डाउट किसी को? जी मेरा एक डाउट था छोटा सा। हाँ जी। लाइक हमने ये 19 से आई थिंक जो मतलब 25 तक कोड करा है, हम्म। मतलब इसे करने की जरूरत ही क्या थी? मतलब हम अगर ये 28 से लेके 33 वाली लाइन से नीचे लिख दें इफ कंडीशन के अंदर, हम्म। मतलब तो चल जाएगा? इफ कंडीशन में लिख दें लो लेस देन हाई, तो ये जो बाहर वाली वाइल लूप्स लिखे हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोबारा बोलना है एक बारी। ये आप कह रहे हो कहाँ, मतलब? ये जो 19 से 25 वाली हमने दो वाइल लूप्स हैं। इनको हटाकर इसको ऊपर कर दूं, यही कह रहे हो ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ जी, इनको जरूरत ही नहीं है। जो हमारी हाँ। थर्ड वाइल लूप है लो लेस देन हाई वाली, उसके हाँ। अंदर जो हमने स्वैप करा है, वो हाँ। स्वैप हम अंदर वाले दो वाइल लूप्स के बाद कर देते हैं। हाँ भाई, ठीक है ठीक है, तो ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब ठीक है। स्टार्टिंग में चेक ना लगा के इसको हटा दो, और ये जो स्वैपिंग आपने करी है ये इन दो वाइल लूप्स के बाद में कर दो, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो और लोग बता दो एक बारी, समझ में आ गया? ठीक है, तब तक आप लोग, जब तक मैं स्क्रीनशॉट वगैरह डाल रहा हूँ, ये वाला ट्राई कर लो। रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग 3 चैट में भेज दिया मैंने। कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ, पीछे पूरा दिख जाएगा। जब हो जाए तो बता देना। हो गया कोड?
ठीक है, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग 3। गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच वर्ड विद इन अ सेंटेंस while still preserving the white space and initial order। अगर आप कंस्ट्रेंट पे जाके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि सारे के सारे वर्ड्स सिंगल स्पेस से ही सेपरेटेड हैं। तो बेसिकली जो मल्टीपल स्पेसेस हो सकती हैं किन्हीं दो वर्ड के बीच, वैसी वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली हमने ये क्वेश्चन एक ऐसा करा था, रिवर्स वर्ड्स करा था, जिसके अंदर क्या था, डॉट से सेपरेटेड थे वर्ड्स। उसमें हमको क्या करना था, उसमें हमको सेंटेंस को रिवर्स करना था, वर्ड्स को रिवर्स नहीं करना था, सेंटेंस को रिवर्स करना था। इस वाले क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स करना है, और सेंटेंस में उन वर्ड्स का ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे कि हेलो है और फिर वर्ल्ड है, तो वो हेलो और वर्ल्ड ही रहेगा, लेकिन आप हेलो को रिवर्स करके लिखोगे और वर्ल्ड को रिवर्स करके लिखोगे। मतलब अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो ठीक है, यहाँ पे कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ पर कॉमा से कंफ्यूजन होगी, ये भी हटा ही देता हूँ। तो इंडेक्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, चलो छोड़ो, इसको हटाते हैं अभी। सिर्फ ये मान लो हेलो एंड वर्ल्ड स्पेस सेपरेटेड लिखे हुए हैं। तो अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस है तो हमको क्या करना है, OLLEH एंड स्पेस छोड़ के DLROW, बस ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हेलो वर्ल्ड ही है, बस रिवर्स कर दिया हमने हेलो को और वर्ल्ड। तो कैसे करेंगे, कोई अप्रोच? ठीक है, बताओ कोई अप्रोच है? हम पूरी 2 पॉइंटर ले सकते हैं, आई और जे। हम्म, और आई को इनिशियली 0 से कर देंगे, जे को चाहे तो हम 0 या 1 से कर सकते हैं इनिशियली। और जे ठीक तब है, तक चलाएंगे जब तक हमारा स्पेस नहीं इनकाउंटर होता। ठीक है। जैसे स्पेस पर एनकाउंटर होता है तो हम आई और जे का वो सब स्ट्रिंग निकाल के उसको रिवर्स करके हम्म, अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते जाएंगे। और जैसे ही अपेंड हो जाएगा तो जे हम्म, को हम आई को सेट कर देंगे J+1, और जे को सेट कर देंगे आई, मतलब एक आगे बढ़ा कर ऐसे एंड तक चला। ठीक है। तो देखते हैं, यही अप्रोच है एग्जैक्टली। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमने आई को फर्स्ट कैरेक्टर पे रख दिया, यानी कि 0 इंडेक्स पे रख दिया। अब हर एक बारी आई के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जे को ना I+1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आई से भी स्टार्ट कर लो। आई से स्टार्ट कर लो तो वो बेटर है। आई से स्टार्ट करना बेटर क्यों है, क्योंकि मतलब इस क्वेश्चन में वैसा ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में वैसे ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है, एक बारी देख लेते हैं। ये देखो, एस डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि भाई इससे पहले कोई स्पेस नहीं होगी, इसके बाद कोई स्पेस नहीं होगी। बट अगर ऐसा केस होता कि भाई कोई भी कैरेक्टर आने से पहले भी स्पेस हो सकती होती, तो आपका आई यहाँ पर होता, आपका आई यहाँ पर होता, और अगर आप J+1 से स्टार्ट कर देते तो आप इस स्पेस को तो स्किप ही कर देते। क्या ये चीज समझ में आई आपको? ऐसा हो सकता है क्या? उस स्पेस को स्किप कर देने से कुछ फर्क पड़ जाएगा? पहले तो यही बताओ कि क्या उस पेज को स्किप कर दें अगर हम, तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्वेश्चन समझना है। पहले तो क्वेश्चन में ये है, इसको आपको रिवर्स करना है, इसको आपको रिवर्स करना है। इनके बीच में एक ही स्पेस दी होगी, ये पक्का है। मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, हमने 2 ही वर्ड लिए हैं, ऐसे जितने भी वर्ड है सबके बीच में एक ही स्पेस होगी। जो आपको आंसर रिटर्न करना है उसमें भी सारे के सारे वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस होगी। इस स्ट्रिंग में जो आपको इनपुट मिलेगी उसमें स्टार्टिंग में स्पेस या एंड में स्पेस नहीं होगी कि किसी भी वर्ड से पहले स्पेस है या किसी भी वर्ड के बाद स्पेस है, मतलब लास्ट वर्ड के बाद स्पेस है या फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होने से पहले स्पेस है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ स्पेस जो है वो 2 वर्ड्स के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें स्टार्टिंग में स्पेस एग्जिस्ट करती भी हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, या सेम अप्रोच जो अभी हम कर रहे हैं वो काम कर जाएगी? कि हमने आई को पहले कैरेक्टर पे रख दिया, और आपको पता है इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जे को उसके आगे रखूंगा, एंड उसके बाद से मैं जब तक स्पेस नहीं मिलती तब तक अपना आंसर ढूंढूंगा। तो एक्चुअली में इस स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पहले होगी भी तो क्या होगा, कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा ट्रेवर्स करना पड़ जाएगा, बस यही तो होगा, और क्या होगा।
थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ट्रेवर्स कर रहे होगे, इन स्पेसेस में ट्रेवर्स कर रहे होगे आप, ठीक है, इन स्पेसेस की वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप बस ये हैंडल कर सकते हो कि अगर स्टार्टिंग में स्पेसेस हो तो डायरेक्टली आई को स्टार्ट वहीं से कर दो जहां से पहला हमारा कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां से पहला नॉन स्पेस वाला कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। बट ऐसा इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हमको वैसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आई को पहले कैरेक्टर पे रखेंगे, जे को उसके अगले कैरेक्टर पे रखेंगे, और जे को तब तक मूव करेंगे जब तक हमको ये कोई स्पेस एनकाउंटर नहीं होती। तो ठीक है, जे पर स्पेस नहीं है, जे पर स्पेस नहीं है, जे पर स्पेस नहीं है, अब जे पर स्पेस है। जैसे ही हमको जे पर स्पेस एनकाउंटर होगी, मैं क्या करूंगा, मेरे को इस वर्ड को रिवर्स करना है, इस वाले वर्ड को रिवर्स जो है अपेंड करना है। तो मैं पता क्या करूंगा, एक लूप चला दूंगा j-1 से लेकर i तक, ठीक है। लाइक आप चाहो तो सबस्ट्रिंग फंक्शन जो है इनबिल्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लूप चला दूंगा j+j-1 से लेकर i तक, इक्वल टू i तक लूप चला दूंगा, ये उल्टी लूप चलेगी, और एक एक करके हर कैरेक्टर को ऐड करता जाऊंगा अपने वर्ड, मतलब अपनी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। तो ये मेरे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐड होगा। अब जब मैंने ये वाला काम कर दिया है, इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो मेरे को स्पेस इंसर्ट करनी है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि यार स्पेस कैसे इंसर्ट करेंगे। पहले तो मैं आई को अब क्या सेट कर दूंगा, j+1, ताकि आई जो है अब जो स्पेस वाला कैरेक्टर था उससे नेक्स्ट अब अगले वर्ड पर पहुंच जाए। तो आई हमारा j+1 पे पहुंच गया। जैसे ही आई j+1 पे पहुंचा, अब मेरे को क्या है, यहाँ पर स्पेस डाल देनी है। पर स्पेस मैं सिर्फ तभी डालूंगा जब जब मैं आई को जब j+1 पे लेकर जाऊंगा तो आई स्ट्रिंग के बाहर नहीं चली जानी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको 2 मिनट में ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। वैसे ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही चल रहा है जो हम लोगों ने रिवर्स वर्ड में करा था, बस उसमें हम लोग लूप उल्टी चला रहे थे, ठीक है, और हम लोग वर्ड के ऑर्डर को रिवर्स कर रहे थे। तो हम लोग ये उल्टा ट्रेवर्स ना करके इसी को पूरा ट्रेवर्स करके हमारी स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देते थे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए क्या करना है हमें, अभी के लिए हमारा आई यहाँ पर आ गया है, तो फिर से हम जे को i+1 पे रखेंगे। तब तक काम करेंगे जब तक या तो जे खत्म नहीं हो जाता या स्पेस नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर देखो, हम जे को लेके जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं स्पेस नहीं मिली, अब जे खत्म ही हो गया, जब जे खत्म ही हो गया तो रुक गए, मतलब स्ट्रिंग के बाहर ही चला गया, स्ट्रिंग के बाहर चला गया तो रुक गए। अब स्ट्रिंग के बाहर चला गया तो कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, फिर से वही काम करो कि आप j-1 गिरा, j-1 से लेकर इक्वल टू i तक लूप चला दो और उसको ऐड कर दो। यहाँ पर स्पेस ऐड कर चुके थे तो हम DLROW ये ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने j-1 से लेकर i तक लूप चलाई तो हमने ये ऐड कर दिया अपने स्ट्रिंग बिल्डर में। अब i को कहाँ लेकर जाना है, नई पोजीशन होती है उसकी j+1 होती है। तो जब मैं j+1 करूंगा तो मैं i को तो बिल्कुल ही बाहर कर दूंगा स्ट्रिंग से, और भी बाहर कर दूंगा, j भी स्ट्रिंग से बाहर था, i भी स्ट्रिंग से बाहर हो गया। तो देखो i = j+1 जब आप करते हो, ये करने के बाद अगर आपका i अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा रहता है, आपको तभी स्पेस इंसर्ट करनी है। मतलब वो स्ट्रिंग की लेंथ से बाहर जाएगा कब, तभी जाएगा जब आपने लास्ट वर्ड को इंसर्ट कर दिया होगा, और लास्ट वर्ड के बाद थोड़ा ना आपको स्पेस इंसर्ट करनी है, आपको तो सिर्फ वर्ड्स के बीच में इंसर्ट करनी थी। तो ये आपका आंसर बन गया है इतना। बताओ आ गया समझ प्रोसीजर? और लोग? ठीक है, एक बारी क्विक आइटरेशन फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मैं बीच में फंबल कर गया था, हो सकता है उतना अच्छे से ना क्लियर हुआ हो। बस जल्दी से कर रहा हूँ एक बारी आइटरेशन। तो क्या कर रहे हैं, आई को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं पहले कैरेक्टर पे, जे को हमको उसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे रखना है जब तक, और जिनको समझ में आ गया वो तब तक को ट्राई कर लो, जिनको नहीं आया है या थोड़ा क्लैरिटी कम है वो देख लो। यहाँ पे हम लोग जे को यहाँ पर रखेंगे, उसके आई के नेक्स्ट कैरेक्टर पे रखेंगे, जब तक जे या तो स्पेस एनकाउंटर नहीं कर लेता या फिर स्ट्रिंग के बाहर नहीं चला जाता, तब तक आपको जे को प्लस प्लस करते रहना है। तो यहाँ पर जे को आगे बढ़ाता रहे। अब आपका जे स्पेस एनकाउंटर कर चुका है, जैसे ही जे ने स्पेस एनकाउंटर कर ली, मैं कहता हूं कि यार j-1 से लेकर इक्वल टू i तक एक लूप चला दो और वो सारे कैरेक्टर एक एक करके अपने स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर लो। तो हमने ऐड कर दी। अब आपको i की नई पोजीशन डिसाइड करनी है, वो j+1 होगी, तो ठीक है, i को मैं उठा के j+1 पे ले गया। अगर ऐसा करने के बाद आपका i अभी भी स्ट्रिंग के अंदर है, इसका मतलब जो अभी आपने वर्ड इंसर्ट करा ना वो लास्ट वर्ड नहीं था, तो अगर वो लास्ट वर्ड नहीं था तो भाई स्पेस डाल दो।
स्पेस डाल दो। ठीक है, अब फिर वही प्रोसीजर कंटिन्यू करो कि जे को i+1 रखो जब तक जे स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर रहता है, या जब तक स्पेस एनकाउंटर नहीं होती तब तक आप लूप चलाओ। तो यार स्पेस एनकाउंटर नहीं हो रही, अब यहाँ पर आए तो स्पेस एनकाउंटर तो नहीं हुई, पर आप लेंथ के बाहर ही चले गए, स्ट्रिंग के बाहर चले गए, कोई बात नहीं। फिर से क्या करना है, j-1 से लेकर i तक की इक्वल टू i तक की लूप चला दी। तो DLROW हमने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, i की नई पोजीशन डिसाइड करनी होती है, वो j+1 होती है। तो ठीक है, i की नई पोजीशन j+1 आ गई। ऐसा करने पर अब वो स्ट्रिंग की लेंथ से बाहर जा चुकी है, i की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ से बाहर जा चुकी है। वो तभी होता है जब आपका वर्ड जो आपने इंसर्ट करा अभी अभी वो लास्ट वर्ड था स्ट्रिंग का, क्योंकि वो लास्ट वर्ड था स्ट्रिंग का, तो इसके बाद आपको स्पेस अब इंसर्ट नहीं करनी। अब आपको नॉर्मल बस इतना ही आंसर आपका बन चुका है। ठीक है, तो 2 बार आइटरेट कर दिया है। अब एक बारी इसके कोड में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ले लो 2 मिनट ले लो बस। 16 पे मैं डिस्कस करूंगा इसका कोड। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ कोड। तो सबसे पहले हमको i को 0 रखना है इनिशियली, एंड जो हमको अपना एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है जिसके अंदर हम लोग आंसर क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर इज न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड फिर हमको क्या करना है, जब तक हमारा i जो है वो लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ है तब तक हम काम करेंगे। j को मैंने i+1 से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड मैंने कहा कि जब तक j लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, एंड हमारा s डॉट कैर एट j नॉट इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पर बस स्पेस छोड़ देना। तो इस तरीके से जब तक वो स्पेस के बराबर नहीं है तब तक j को प्लस प्लस करते जाओ। अब क्या होगा कि अब आपको j-1 से लेकर i तक उल्टी लूप चलानी होती है। तो x को मैं j-1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू i तक एक लूप चला रहा हूँ इस तरीके से। और क्या कर रहा हूँ, ये जो बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर में मैं अपेंड कर दूंगा s डॉट कैर एट x। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारा कैरेक्टर है x पे, बेसिकली हम जब लूप चला रहे हैं तो यहाँ पर जैसे है ये वाली चीज कि j-1 ये है यहाँ से लेकर i तक ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो j-1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू y ये जो लूप चल रही है हर एक कैरेक्टर को अपने आंसर में अपेंड करते जाओ। तो वो हमने कर दिया। अब अपेंड करने के बाद हमने i का डिसीजन ले लिया कि यार i तो हमारा j+1 पे चला जाता है। अगर ये करने के बाद, मतलब नई पोजीशन डिसाइड करने के बाद, अगर वो स्ट्रिंग की लेंथ से कम है अभी भी, तो यार आपको क्या करना है, अपने आंसर में एक स्पेस को अपेंड कर देना है। बस दैट्स इट। इसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, तो कोई डाउट या आ गया समझ? समझ में आ गया तो बता दो यार। ठीक है, और लोग बता दो। बारिश की आवाज आ रही है क्या मेरे पीछे? नहीं आ रही ना, ठीक है। बहुत जोर से हो रही है इस टाइम यहाँ। आ रही है? कोई नहीं। ठीक है, और लोग बता दो, आया समझ? तो आगे बढ़े। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद स्ट्रिंग का, मतलब ऑब्वियसली लेवल 1 या गेटिंग स्टार्टेड वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसका। चैट में भेज रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये पिछले वाले जैसा है पर नहीं भी है। ये उससे और ज्यादा सिमिलर है, जो हमने रिवर्स वर्ड्स जीएफजी पे करा था, डॉट से सेपरेटेड जो कैरेक्टर थे, ये उससे और भी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उसके अंदर आपको जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर रिवर्स करना है। जैसे द स्काई इज ब्लू को आपने ब्लू इज कायदा कर दिया, तो पिछले क्वेश्चन में हमको वर्ड्स, इंडिविजुअल जो वर्ड्स थे उनको रिवर्स करना था। इस क्वेश्चन में हमको वर्ड्स का ऑर्डर रिवर्स करना है, तो ये हमने कर रखा है जीएफजी पे। उसमें हमारे जो वर्ड्स थे वो डॉट सेपरेटेड थे, यहाँ पर हमारे वर्ड स्पेस सेपरेटेड हैं, एंड दैट कैन बी मोर देन वन स्पेसेस। In fact, the string S may contain leading or trailing spaces or multiple spaces between the two words. इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टार्टिंग में भी स्पेसेस हो सकती हैं, एंड के अंदर भी स्पेस हो सकती है। जैसे कि इस वाली स्ट्रिंग में एंड पे कुछ स्पेसेस हैं, स्टार्टिंग में अभी के लिए हमारे वाले एग्जांपल में नहीं है बट हो भी सकती हैं, और बीच में भी कुछ स्पेसेस हैं। और जो बीच में स्पेसेस हैं वो जरूरी नहीं है एक ही स्पेस हो। वो जैसे यहाँ पर दो स्पेस है, यहाँ पर दो स्पेस है, यहाँ पर तीन स्पेस है, यहाँ पर दो स्पेस है एंड में। तो आपको जो आंसर रिटर्न करना है उसमें क्या करना है कि आपको एक तो वर्ड का ऑर्डर रिवर्स कर देना है, यानी कि जो द स्काई इज ब्लू है उसको ब्लू इज स्काई द करना है। उसके अलावा हर एक वर्ड स्पेस सेपरेटेड होगा, ओनली सिंगल स्पेस सेपरेटेड होगा, एंड नो ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस। मतलब अगर इसके स्टार्ट में कुछ स्पेस है, इसके एंड में कुछ स्पेस है, वो हटा देनी है। ये जो तीन स्पेस है इसकी जगह एक ही स्पेस आएगी, इसकी जगह भी एक ही स्पेस आएगी, इसकी जगह भी एक ही स्पेस आएगी। तो जो आपका आंसर है वो होगा ब्लू इज स्काई द। कुछ इस तरीके का आपका आंसर होगा, जिसमें ये सारी वन वन स्पेस ही है। ये भी एक स्पेस, ये भी एक स्पेस और ये भी एक स्पेस, और ना तो स्टार्टिंग में कोई स्पेस है ना एंड में कोई स्पेस है। ठीक है, बताओ, आया क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या करना है? ठीक है, तो कोई अप्रोच क्या करेंगे?
पहले तो वैसे बिल्कुल एकदम सेम तरीके से सोचने की कोशिश करो जैसे हमने जीएफजी वाला करा था। वहां पर हम लोग कहाँ से आइटरेशन स्टार्ट करते थे? सीधा करते थे ना उसमें, ऐसे ही तो चलते थे, ऐसे चलते थे या नहीं? बता दो, ऐसे ही चलते थे ना? क्या हो गया? ऐसे ही चलते थे। स्टार्ट कैसे करूंगा क्वेश्चन? लास्ट से चलेंगे ना। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर लो यार। लास्ट से चलना है, उल्टा चलना शुरू करते थे। ठीक है, तो आई पर हम आई को शुरू करेंगे स्ट्रिंग के लास्ट से, मतलब उल्टा ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब इसमें वही बात है, क्योंकि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके लास्ट में कुछ स्पेसेस हो सकती हैं, तो मैं वो पहले ही हैंडल कर लूंगा। अगर आप चाहो तो आप कोड ऐसा लिखो कि आपको पहले से हैंडल ना करने की जरूरत पड़े। पर यार क्यों, मतलब जब क्लैरिटी दिखती है कोड में ज्यादा तो क्या दिक्कत है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। आप डायरेक्टली क्या करो, जब तक आपको स्पेस मिल रही है, पहले आपने आई को क्या करा, पहले आपने आई को लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग पे लाके रख दिया। पर अब लास्ट में स्पेसेस हो सकती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए जब तक आपको स्पेस मिल रहा है तब तक आप आई को डिक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, तो आपने आई को तब तक डिक्रीमेंट करा, फाइनली आपका आई अब यहाँ पर पहुंच चुका है। ये आपका आई आ गया, इस वाले कैरेक्टर ई पर खड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, देखो आई यहाँ पर है, तो आंसर ये है यार, आंसर में तो मतलब अभी मैं आंसर को हटा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमारा स्ट्रिंग बिल्डर खाली है इनिशियली। तो हम क्या कह रहे हैं, आई यहाँ पर है तो जे को i-1 से स्टार्ट करो। जब तक जे ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर अंदर ही है, या फिर जो हमारा जे है वो स्पेस को एनकाउंटर नहीं करता, तब तक आप जे को डिक्रीमेंट करते रहो। तो यार यहाँ पर स्पेस एनकाउंटर नहीं करी उसने, यू था क्योंकि यहाँ पर एल पड़ा था, यहाँ पर बी पड़ा था, यहाँ पर आकर उसने स्पेस एनकाउंटर करी, तो मैं यहाँ पे रुक गया। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार J+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई तक जाओ। क्या यही करना है? J+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई जाना है, या आई से जे, मतलब J+1 तक जाना है? बताओ। जैसे जाएगा। जैसे ही जाना है, वर्ड को तो हमको रिवर्स करना ही नहीं है, हमको बस ऑर्डर उल्टा करना है वर्ड का। तो हम J+1 से आई लेस देन इक्वल टू आई तक जाएंगे और सारे कैरेक्टर्स को अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखना, इतना काम तो मैंने कर दिया। अब जब हमने पहले करा था तो हमारे लिए जे सिर्फ डॉट होता था, एक यहाँ पर एक डॉट होता था, तो हम डायरेक्टली आई को J-1 पे ले जाते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जे खड़ा है स्पेस पर, और उससे पहले भी स्पेसेस हो सकती है। तो अब मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है यहां तक का काम मैंने कर लिया है, अभी मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ और ऐड नहीं करा। मैं कह रहा हूँ अब जे पे एक लूप और लगाऊंगा, जब तक जे तुझको स्पेस मिल रही है तब तक तू पीछे जाता जा। तो अब इसको स्पेस मिली, ये पीछे चला गया। अभी भी इसको स्पेस मिली, ये पीछे चला गया। अब इसको स्पेस नहीं मिली, जब ये एस पर आया तो यहाँ पर एस कैरेक्टर पड़ा था, स्पेस नहीं थी, तो ये यहाँ आकर रुक गया। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा अब मैं अपने आई को उठाकर जे पर ले जाऊंगा, J-1 पर नहीं, अब अपने आई को उठाकर मैं जे पर ले जाऊंगा, क्योंकि अब हमारा आई नेक्स्ट वर्ड पर पहुंच चुका है। क्योंकि हम आई को हमेशा नेक्स्ट वर्ड पर ही, जो भी वर्ड होता है उसके एंड पर रखते हैं हम आई को। तो हमारा गोल ये था कि हमको आई को अगले वर्ड के एंड पे रखना है, फिर इसके बाद हम अगले वर्ड के एंड पे रखेंगे, इसके बाद हम अगले वर्ड के एंड पे रखेंगे। उसके लिए मैंने बोला पहले तो जे हमारा पहला स्पेस एनकाउंटर करता है, वर्ड से पहले आने वाली पहली स्पेस, फिर जब तक स्पेस आ रही है जे को पीछे कर दो। अब जे जैसे ही यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा आई को भी आप यहीं पर ले आओ। ठीक है, तो अब हमारा आई यहाँ पर आ गया। अगर हमने जब यहाँ पर आई को हम जे पर ले आए आफ्टर डिक्रीमेंटिंग जे, जब हमने ये वाला स्टेप करा, अगर आई अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप लास्ट वर्ड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग पर नहीं पहुंचे हो, तो आपको यहाँ पर एक सिंगल स्पेस इंसर्ट करनी है, सिंगल स्पेस इंसर्ट कर देनी है। वो मैंने कर दी। अब अगेन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जे को कहाँ लेकर जाएंगे, जे को हम i-1 पे रखेंगे। तो आई हमारा एस पे खड़ा था, जे हमारा अब इस पे खड़ा हुआ, आई पे खड़ा हुआ, इस वाले आई पे, कैरेक्टर आई पे, इस आई पे नहीं, ये कैरेक्टर आई पे। तो मैंने बोला ठीक है क्या करते हैं,
जब तक जे को स्पेस एनकाउंटर ना हो या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, ऑब्वियसली लिमिट्स के अंदर रहता है, तब तक जे को माइनस माइनस करो। माइनस माइनस करा, यहाँ पर स्पेस एनकाउंटर हुई। जैसे ही स्पेस एनकाउंटर हुई, मैंने बोला यार J+1 से लेकर आई तक लेस देन इक्वल टू आई तक लूप लगा लो और आप सारे कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दो। कर दिया। अब जब तक जे को स्पेस मिल रही है तब तक उसको पीछे लेकर जाओ। तो ठीक है यार, जे को यहाँ पे स्पेस मिली, इसको पीछे ले गए। जे को यहाँ पर स्पेस मिली, इसको पीछे ले गए। तो हमारा जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, जे हमारा यहाँ पर आ गया। अब जब हमारा जे यहाँ पर आ गया है तो क्या है कि आई को आपको जे पर लेकर आना होता है। अब आई को जे पर भी ले आए और अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ से हम बाहर नहीं गए। इसका मतलब जो अभी अभी हमने वर्ड इंसर्ट करा है, अपेंड करा है, वो भी लास्ट वर्ड नहीं था। तो ठीक है, लास्ट वर्ड नहीं था तो यहाँ पर एक स्पेस अपेंड कर दो। फिर क्या करो, फिर से वही जे को i-1 रखो, जब तक स्पेस नहीं मिल रही तब तक पीछे लेकर जाओ। जैसे ही स्पेस मिल जाए J+1 से लेकर आई तक लूप चला के कैरेक्टर्स को ऐड कर लो। फिर क्या करो, आई को आप मतलब जे को पहले डिक्रीमेंट करते रहो जब तक उसको स्पेस मिल रही है। फिर यहाँ पर उसको स्पेस नहीं मिली, रुक गए। फिर क्या करा, आई को हम लोग यहाँ पर ले आए जे पर, और हमने ये बोल दिया कि क्योंकि आई अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ से मतलब स्ट्रिंग बेसिकली 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा या बराबर है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी जो बेसिकली वैलिड इंडेक्स है उनके अंदर ही आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर फिर से स्पेस इंसर्ट कर दी। अब फिर से जे को आप i-1 पे रखो। फिर क्या करो, जे को डिक्रीमेंट करो, जे को डिक्रीमेंट करो। अब आपका जे बाहर चला गया, बाहर चला गया तो कोई बात नहीं, J+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई तक लूप चलाओ, इन सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर दो। कर दिया। अब जब तक जे को स्पेस नहीं मिलती, अरे स्पेस छोड़ो, जे तो खुद ही बाहर हो गया। तो यहाँ पर भी जब आप चेक लगा रहे थे ना कि जे को पीछे जब तक स्पेस मिलती जाए, तब तक वहां पर भी आपको चेक लगाना पड़ेगा कि जे अभी भी विद इन द बाउंड्री है या नहीं है। अगर यहाँ पर पीछे स्पेस होती तो जे अभी विद इन द बाउंड्री होता, बट क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो जे सीधा बाहर हो चुका है। तो आपको वहां पर भी चेक लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, जे बाहर हो चुका है, कोई नहीं, हम आई को जे पर लेके गए तो ऑब्वियस सी बात है आई भी बाहर हो गया। क्योंकि आई बाहर हो चुका है, अब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई स्पेस इंसर्ट नहीं होगी। हम लोग बस अपना काम यहीं पर खत्म कर देंगे। क्या एल्गोरिदम पूरी समझ में आ गई? क्या कर रहे हैं, पूरा समझ में आ गया प्रोसीजर? और लोग बताओ। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएशन जो है वो ये हो सकता है कि यार अगर यहाँ पर भी स्पेसेस होती तो क्या होता, एक बारी वो भी बता दो। तो एक बारी वो मतलब कंडीशन देख लो कि मान लो द के पहले भी स्पेसेस होती तो हमारी कंडीशन क्या होती। तो हमारा आई यहाँ पे खड़ा होता, जे यहाँ पे खड़ा होता, द इज द लास्ट वर्ड, मतलब इससे पहले इनिशियल स्पेसेस भी होती है अगर, तो क्या होता। तो यार जे यहाँ पर है क्योंकि वो स्पेस के बराबर नहीं है, तो ठीक है, क्योंकि वो स्पेस के बराबर नहीं है, ठीक है, अब वो स्पेस पर खड़ा है। तो यार हम लोग इसको ऐड कर देते, J+1 से लेकर आई तक ऐड कर देते, तो द को हमने ऐड कर दिया हमारे आंसर में। फिर क्या करता, मैं आई को लेकर चला जाता जे पर, आई को मैं लेकर चला जाता जे पर। अब क्या दिक्कत है, अब मैंने देखा कि क्या आई बराबर है, क्या आई बेसिकली जो है हमारा बराबर है या नहीं है, इसके क्या बोलते हैं मतलब स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर है या नहीं है। तो इस बारी आई यार अभी तो स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर ही है। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हमारी पहले स्पेसेस थी तो क्या वो हैंडल कर पा रहा है हमारा इस वाली कंडीशन को? क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे, जे को मैंने पीछे ही मूव नहीं करा। ठीक है, तो देखो 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 देखो, एक बारी देख लो, हमारा आई यहाँ था, जे यहाँ था, मैंने क्या बोला, पहले तो जे को जब तक स्पेस नहीं मिलती तब तक यहाँ ले आओ, ले आए। फिर J+1 से आई को आप प्रिंट कर दो। अब आपको जे को तब तक मूव करना है जब तक स्पेसेस हैं, वो मैंने पीछे गलती से स्किप कर दिया था। तो जब तक जे को स्पेसेस मिल रही हैं तब तक आप पीछे लेकर जाओगे, तो जे आउट ऑफ बाउंड होगा ही होगा। जब आप लास्ट वर्ड पर पहुंचते हो तो चाहे पीछे इसके स्पेस हो चाहे इसके पीछे स्पेस ना हो, आपका जे आउट ऑफ बाउंड जाएगा ही। और फिर आप आई इक्वल टू जे करोगे तो आपका आई भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज दैट कि जो लीडिंग स्पेसेस हैं इनपुट स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि ये जो पहले वाली स्पेस है, कोई भी वर्ड स्टार्ट होने से पहले अगर इनपुट स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा मेथड उसको नॉर्मली हैंडल कर लेगा। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि ये वाली जो स्पेस है ये हमको खुद से हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एंडिंग वाली स्पेस है अगर मैं उसको खुद से हैंडल नहीं करता तो ये वाली स्पेस मेरे जो आंसर है उसके स्टार्टिंग में लग जाएगी, क्योंकि हम तो उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो ये वाली स्पेस इसके स्टार्टिंग में लग जाएगी अगर हम इसको हैंडल नहीं करते तो।
तो इस वाली स्पेस को तो हमको अलग से हैंडल करना पड़ेगा, जो वर्ड के, जो हमारे सेंटेंस के आखिरी वर्ड के बाद है इनपुट स्ट्रिंग में, उसको हमको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे आंसर के पहले लग सकती है। लेकिन जो ये वाली स्पेस है, जो इस वाली जो लीडिंग स्पेस जिसको कहते हैं, इनपुट स्ट्रिंग की लीडिंग स्पेसेस जो हैं, वो हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया जब लीडिंग स्पेस है तब भी जे आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, जब नहीं है तब भी जे आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो वो अपने आप ही हैंडल हो जाएगी स्पेस। क्या समझ में आ गया अब पूरा प्रोसीजर? एक बारी जल्दी बताओ, क्या पूरा प्रोसीजर आ गया समझ? ये वाली चीज समझ में आई कि इस वाली स्पेस को हमको क्यों हैंडल करना पड़ेगा और इसको क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसको क्यों नहीं करना पड़ेगा वो तो चलो दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ अब, कि जे जो है वो आउट ऑफ बाउंड बेसिकली दोनों में ही हो रहा है, बट ये वाली क्यों हैंडल करनी पड़ेगी? क्या ये समझ में आया है कि ये वाली हैंडल क्यों करनी पड़ेगी? हाँ जी, ये चीज समझ में आई है कि ये क्यों हैंडल करनी पड़ेगी अलग से? देखो अगर मैं ये हैंडल नहीं करूंगा तो क्या होगा, मान लो हम उल्टा जो ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, एक बारी बता ही देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में आई इस पोजीशन पर होगा, आई इस पोजीशन पर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जे को i-1 से स्टार्ट करो, फिर जब तक आपको स्पेस नहीं मिलती, जब तक आपको जे पर स्पेस नहीं मिलती, आपको तब तक ट्रेवर्स करना है, ठीक है, ये बोला था मैंने। तो यहाँ पर तो जे पर पहले से ही स्पेस है, तो ठीक है आप रुक गए। अब याद करो मैं क्या कहता था कि j+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई को आप ऐड कर दो अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो j+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई क्या है, स्पेस है, तो आप स्पेस को ऐड कर दोगे अपने आंसर के अंदर, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको आई को तो पहले वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा जो सबसे पहला नॉन स्पेस कैरेक्टर है, आई को तो आपको पहले हैंडल करना पड़ेगा। जे को मतलब जो आपका मतलब बाद वाली स्पेसेस हैं ये आपको हैंडल करने की अलग से कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, वो अपने आप हैंडल हो रहा है। अब बता दो, अब मैंने दिखा भी दिया कि क्या हो रहा है ऐसा करने से, अब आ गया समझ कि ये वाली स्पेस हैंडल ना करने से क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं एक बारी। तो आई को हमको s डॉट लेंथ -1 पे रखना है, ठीक है, एंड और क्या करना है, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग बिल्डर एसबी इज न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग हम डालेंगे। तो मैं पहले तो ये कह रहा हूँ कि जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हम लोग इनिशियल जो स्टार्टिंग वाली स्पेसेस हैं, बेसिकली हमारी इनपुट स्ट्रिंग की एंड की स्पेसेस हैं, बट क्योंकि हम उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारे लिए ये वाली स्पेस स्टार्ट में आ रही है। तो जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इस इंडेक्स पर जब तक स्पेस पड़ा है, ठीक है, तब तक आपको i को माइनस माइनस करना है। फिर इसके बाद अब मैं सिंपल ये लूप लगाऊंगा कि जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक क्या काम करना है आपको, आपको j को लेना है i-1 पे। इसके बाद क्या करना होता है कि जब तक आपका j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड साथ ही साथ में s डॉट कैर एट j आपका नॉट इक्वल टू स्पेस है, जब तक वो स्पेस नहीं है तब तक पीछे करते रहो। फिर यहाँ पर इसका मतलब है अब आपका j स्पेस में आ चुका है, तो जब आपका स्पेस पे आ चुका है तो आपको j+1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आई पर जाकर अपने कैरेक्टर्स को ऐड करना था। क्या करना था आपको, j+1 से लेकर, j स्पेस पर आ चुका होगा, j यहाँ आ चुका होगा, तो आपको क्या करना है j+1 विच इज दिस वन, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ये जो बना रखा है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपने कैरेक्टर्स को ऐड करना है। तो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड कर दूंगा मैं s डॉट कैरेट x को। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये वाला काम हो जाए तो फिर जब तक j पीछे जा सकता है तब तक पीछे लेके जाओ, तो जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड s डॉट कैरेट j स्पेस के बराबर है तब तक आप j को और पीछे ले जाओ। तो j को हम पीछे लेकर जाते गए, जब तक वो जा सकता था पीछे तब तक हम ले गए, ठीक है, तो j को भी हम पीछे ले गए जब तक स्पेस थी।
अब फिर इसके बाद हम आई को जे के बराबर कर देते थे और हम ये चेक करते थे कि क्या आई अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पर स्पेस अपेंड कर दो। लेकिन अगर आई नेगेटिव हो चुका है, इसका मतलब आपने लास्ट वर्ड अपेंड कर दिया है, उसके बाद हमको कोई स्पेस अपेंड नहीं करनी। तो बस दैट्स इट, रिटर्न स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग, ये करना है हम। ठीक है, तो आ गया समझ सबको? बता दो एक बारी, समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछ लो। और लोग भी बता दो यार एक बारी, आया समझ? तो स्ट्रिंग के हो गए हैं हमारे क्वेश्चन अब सारे, जितने भी यहाँ पे लिखे हैं वो सारे ही हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले अगर अभी भी कुछ है इन क्वेश्चन में जो समझ में ना आया हो तो बता दो, वरना ये बता दो कि स्टार्ट कर दूं एरे लिस्ट या नहीं। चैट में बता दो यार जल्दी। कर दे स्टार्ट एरे लिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट को अगर मेरे को मतलब डिफाइन करना हो कि एरे लिस्ट होता क्या है, तो आपने एरे तो पढ़ ही रखा है। ठीक है, तो एरे ही है ये डायनेमिक एरे है बस। क्या मतलब है? हमारा जो एरे होता है ना, जो नॉर्मल एरे होता है, जो हमारा एरे होता है वो स्टैटिक होता है। एरेज आर स्टैटिक। बाय स्टैटिक आई मीन कि एक बारी अगर आपने एरे 5 साइज का बना दिया तो 5 साइज का बना दिया। अब आप उसके साइज को बढ़ा नहीं सकते, मतलब उसमें आप कोई छठा एलिमेंट नहीं डाल सकते। अगर आप कम एलिमेंट्स भी डालते हो, 5 साइज का आपका एरे है लेट से, तो 0 1 2 3 4 लेट से ये आपका एरे है, ARR इंटीजर एरे है। तो अगर ये आपका इंटीजर एरे है तो आपने लेट से यहाँ पर डाल दिया, मतलब आपको पता है इनिशियल वैल्यूज इसमें 0 होती हैं सारी की सारी। तो लेट से आपने यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर 3 डाल दिया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी भी 0 पड़े हुए थे। तो मतलब अगर आपने कम वैल्यूज डाली तो भी आप मतलब ये तो खाली पड़ा है, कोई मतलब वो है नहीं। और अगर आपने पूरी वैल्यूज डाल भी दी, मतलब आपने 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, आपने 4 और 5 डाल दिए इसके अंदर, तो अब आपको 6 अगर इंसर्ट करना है तो आप नहीं कर सकते इस एरे के अंदर इंसर्ट। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये एरे अपना साइज ऑटोमेटिकली बढ़ा ले, ये ऑटोमेटिकली नहीं, हम बढ़ा दें इसका साइज किसी तरीके से। तो आपने देखा ही होगा कि आप एरे डॉट लेंथ के अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। कभी करके देखा है? करके देख लेना अगर नहीं करके देखा। एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 10, ये काम नहीं करना आप, मतलब आपने एक बार एरे बना दिया है, बना दिया है, अब आप उसके अंदर उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। एरे लिस्ट में क्या है, बस यही चेंज आ जाता है कि एरे लिस्ट होती है डायनेमिक। ठीक है, सो एरे लिस्ट आर डायनेमिक इन नेचर। एरे लिस्ट आर डायनेमिक साइज्ड एरेज या डायनेमिक एरेज, सिंपल डायनेमिक एरेज बोल रहा हूं। तो यानी कि साइज कैन बी मॉडिफाइड। डायनेमिक एरेज का मतलब यहाँ पर ये है कि साइज कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, एंड साइज कैन बी मॉडिफाइड ऑटोमेटिकली ही होता है यूजुअली ये। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप एरे लिस्ट के साइज को मॉडिफाई कर देते हो, मतलब जावा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
पहले तो हम यार सिंटैक्स वगैरह देखेंगे बेसिक एकदम, ठीक है, मेमोरी मैपिंग एंड ऑल दैट अभी हम जाएंगे, बट थोड़ी देर में। पहले हम बेसिक एक बारी वो देख ले कि एरे लिस्ट कैसे बनती है, कैसे यूज करना है, एरे जैसा सिंटैक्स है या एरे से अलग सिंटैक्स है, क्या है वो सब देख लेते हैं पहले। तो अगर आपको एरे लिस्ट बनानी है तो आपको यूं लिखना है, एरे लिस्ट ऑफ, अभी के लिए हम इंटीजर की एरे लिस्ट बना रहे हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो हम एरे लिस्ट हाल फिलहाल के लिए इंटीजर की बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पे अभी लिस्ट ही नाम दे देता हूँ या ARR दे देता हूँ, चलो ARR ही दे दिया, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड ये वाले ब्रैकेट्स एंड ये वाले ब्रैकेट्स। ये आपका पूरा एरे लिस्ट का बेसिकली ये दोनों चीजें कर दी मैंने, इनिशियलाइज भी कर दिया है, डिक्लेयर भी कर दिया। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो यार ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है, तो अलग अलग ही करके दिखा देता हूँ, दिस इज डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या है, अगर ARR इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट यूं लिखता हूं तो यार ये जो हमने नीचे करा है वो है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या, मतलब इतना करने से क्या हो रहा है। पहले तो चलो इतना करने से क्या हो रहा है ये नहीं देखते, अभी के लिए हम मेमोरी मैपिंग वगैरह थोड़ा सा बाद में देखते हैं, अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाते हैं। तो पहली चीज आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, मतलब जब नॉर्मल डेटा टाइप हम यूज करते थे तो हम तो यार इंट लिखते थे, यहाँ पर ये इंटीजर लिख दिया, तो ये क्या है, ये इंटीजर इसने जो लिख दिया है ये क्या है, और हमारा नॉर्मल इंट क्या है, इनमें कुछ फर्क है क्या? इनमें ये फर्क है कि जो इंटीजर इसने लिखा है, पहली बात तो आपको एक चीज चलो बताता हूं, आप मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जावा में ऐसा होगा ही, जो भी क्लासेस होती है ना उनका नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, देख लो, मेन का M कैपिटल है, इंटीजर का I कैपिटल है। यूजुअली जो आप जावा में क्लास बनाओगे, जो प्रेफर्ड नोमेनक्लेचर रहता है उसमें यही कहते हैं कि आपको क्लास का नाम कैपिटल रखना है। तो अगर वो आपको ही ये करने को कह रहे हैं तो खुद तो उन्होंने ये कर ही रखा है। तो जितनी भी क्लास है देख लो आप, स्ट्रिंग का S कैपिटल होता है जावा में, इंटीजर का I कैपिटल है, M कैपिटल है, तो ये जो इंटीजर है ये क्लास है, ठीक है। तो ऐसी हमारे जैसे 8 डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर, बूलियन। इन सब के लिए, इन सभी 8 डेटा टाइप्स के लिए 8 क्लासेस हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर है, फ्लोट के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लोट है, कैर के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, ऐसे हर एक जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस हैं, जिनको हम रैपर क्लासेस कहते हैं। तो अभी ये क्या होती हैं, ये क्यों यूज होती है, क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ सिंटैक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, बताया था कि स्ट्रिंग भी क्लास है, बाकी सब कुछ क्लासेस हैं। तो ये सब स्ट्रिंग जो भी होती है वो कैपिटल, मतलब जो भी क्लासेस होती है उनका यूजुअल नोमेनक्लेचर यही है कि उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो बेसिक बात यही है कि जो हमने यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनानी इस तरीके से, डिक्लेयर इस तरीके से करनी है। अभी आपको बस सिंटैक्स है, और ये तो रटना ही है, इसमें तो मैं क्या समझाऊं, ये तो अभी रटना ही है कि ऐसे करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर लिख रखा है, इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इंटीजर लिख दूं तो, अगर मैं इंटीजर लिख दूं तो एक बार ही रन करके देखते हैं, प्रिंट तो कुछ नहीं होगा, पर कुछ एरर दे रहा है क्या? एरर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर आप इंटीजर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कुछ और लिख दूं तो, मतलब उधर इंटीजर लिखा था इधर कैरेक्टर लिख दूं, क्या ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं कर सकता भाई। क्या कह रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो अभी बताऊंगा बाद में, कि रेफरेंस आप एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर का दे रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है आपका एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर का बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं भी समझना, सिंपल सिंपल सीधी बात यह है कि यार यहाँ इंटीजर की एरे लिस्ट डिक्लेयर करी है और इनिशियलाइज आप कैरेक्टर की एरे लिस्ट से कर रहे हो, ना भाई टाइप तो सेम ही होने चाहिए। तो या तो यहाँ इंटीजर लिखो या फिर आप मत लिखो, ठीक है, या तो इंटीजर लिखो या फिर कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो। कुछ नहीं लिखते तो जावा इतना स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि आपने यहाँ इंटीजर लिखा है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली इंटीजर की ही बनानी है एरे लिस्ट, वो इतना ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना जब मैंने ये कर लिया है तो अब मैं चाहूंगा कि मैं इस एरे लिस्ट को प्रिंट कर दूं। तो एक बारी system.out.println
इस एरे लिस्ट ARR को प्रिंट करके देखते हैं। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रखी, कुछ नहीं करा, मैंने आपको वैल्यू डालना दिखाया ही नहीं है। तो जब हम लोग एरे को प्रिंट करते थे, याद हो आपको, एरे को प्रिंट करने पर क्या आता था? जब हम लोग एरे को करते थे, एड्रेस आएगा तो सीधा हाँ, अगर तो एड्रेस का हैश कोड आता था। ये हम लोगों ने देखा था कि एड्रेस का हैश कोड प्रिंट होता था। जावा हमारे को एड्रेस कभी देता नहीं है, तो उसने टू स्ट्रिंग फंक्शन को इस तरीके से ओवरराइड कर रखा है कि वो हैश कोड देता था। यहाँ पर देखते हैं क्या देता है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये ब्रैकेट्स क्या आ गए। तो बेसिकली ना, जो भी एरे लिस्ट आप बनाते हो उसके एलिमेंट्स जावा पता है किस तरीके से डिस्प्ले करता है। अभी हमने नहीं देखा है मेमोरी में क्या है एरे लिस्ट, हमें नहीं पता है। अभी के लिए हम उसको थोड़ा सा एरे की तरीके का ही मान लेते हैं कि एरे के जैसा ही होगा। तो क्या है सीन ये है कि मान लो आपकी एरे, ये जो लिस्ट है इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो आपका जो एरे लिस्ट है जावा में यूं ही डिस्प्ले करता है, ये ब्रैकेट्स होते हैं और कॉमा सेपरेटेड हमारे बाकी के सारे इंटीजर होते हैं। तो अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू डालूंगा तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा, बट अभी के लिए आप मान लो कि हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स देखना था, तो वो हमने देख लिया है। और एक चीज हमको साफ हो गई है कि जो हमारा एरे है उसके अंदर टू स्ट्रिंग फंक्शन हमारे को एड्रेस का हैश कोड रिटर्न करता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम एरे लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट करवा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू भरेंगे तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। एरे में तो हमको लूप ही लगाकर सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने पड़ते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमको एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये आउटपुट है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो है यहाँ पर, दिस डज नॉट प्रिंट एनी हैश कोड, दिस डज नॉट प्रिंट एनी हैश कोड, you can directly print array list, AL लिख रहा हूँ शॉर्ट में, array list in Java। ठीक है, तो array list को आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। अब हम देख लेते हैं यार ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करता है? ऐड मेथड यूज होता है array list के लास्ट के अंदर वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए इनिशियली हमारी लिस्ट खाली है। ठीक है, तो जब हमने न्यू एरे लिस्ट करा है, ये तब का सीन है। जब सिर्फ इतना डिक्लेयर करा है तो क्या होगा, मतलब इनिशियलाइज जब आपने कर दिया है तब मान सकते हो आप। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन जब दोनों हो चुकी है तो आपकी लिस्ट की सिचुएशन ये है कि लिस्ट खाली पड़ी है, खाली लिस्ट पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अभी हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज डालने के लिए हम यूज करते हैं ऐड का। तो ARR डॉट ऐड अगर आप लिखोगे, भाई क्या है ये, एरे लिस्ट भी एक क्लास है, एरे लिस्ट भी एक क्लास है। ए कैपिटल दिख रहा है आपको तो आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी एक क्लास है। तो वैसे दोनों चीजों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, क्लास का भी एंड इंटरफेस का भी। जावा में इंटरफेस भी होते हैं, तो दोनों का ही कैपिटल होता है। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एरे लिस्ट एक क्लास है। ठीक है जी, तो अगर हम लोग क्लास है तो क्लास के अंदर तो मेथड भी होंगे, मेंबर्स, डेटा मेंबर भी होते हैं, मेंबर फंक्शन भी होते हैं। तो जो ऐड है वो इसका एक फंक्शन है। तो ARR डॉट ऐड, लेट से मैंने करा 10, फिर मैं अगर सिर्फ इतना करके लिस्ट को प्रिंट करवाऊं तो देखते हैं क्या आ रहा है। इसके अंदर 10 ऐड हो गया। अब बस मैं ये चीज एक दो बारी रिपीट करके देख लेता हूँ कि क्या है। तो 10 की बजाय इस बार 20 ऐड कर लेते हैं और 30 ऐड कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जब 10 ऐड करा था तो लिस्ट 10 थी, जब 10 और 20 दोनों ऐड कर दिए तो ये हो चुकी है, जब 10 20 30 तीनों ऐड कर दिए तो लिस्ट ये हो चुकी है। तो आपको लिस्ट के एलिमेंट्स इस तरीके से प्रिंट होकर मिल रहे हैं। एंड ऐड फंक्शन क्या करता है, आपके एरे लिस्ट के लास्ट में जाकर एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली इंसर्ट एट एंड है। ठीक है, दिस इज बेसिकली इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड, या फिर उसको आप अपेंड भी कह सकते हो। अपेंड का मतलब ही होता है लास्ट के अंदर इंसर्ट करना। तो ये इसका जो आउटपुट है वो ये आ रहा है इस वाले कोड का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अभी तो कुछ मेमोरी वगैरह पढ़ाई नहीं है, सिंपल सिंटैक्स चल रहे हैं। नोट करना है तो बताओ, 2 मिनट दे दूं या आगे बढ़ता जाऊं? नोट कर रहे हो साथ साथ या मैं बढ़ूं आगे?
बता दो। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, तो मतलब आप लोग देख लेना यार, ये वाली चीजें एक बारी सिंटैक्स ही है और कुछ भी नहीं है, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है, ये घर पे कर लेना आप। ठीक है, मतलब सिंटैक्स वगैरह थोड़ा फेमिलियर हो जाना है एरे से। अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो साइज है। साइज हमारा एक इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है। तो यार साइज क्या करता है, एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है वो आपको बता देता है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इस सबके साथ एक लाइन ऐड कर दूं, क्या, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम कर रहे हैं ARR डॉट साइज, क्योंकि साइज भी एक फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फंक्शन के बाद, पता ही है। तो ARR डॉट साइज, हम इस वाले एरे का अभी जो करंट साइज है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक ही एलिमेंट डाल रखा है तो हमको पता है यार साइज क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है वो 10 है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है वो 10 और 20 है, और यहाँ पर 3 एलिमेंट है जो 10 20 30 है। तो ये हमारा साइज मेथड होता है जो एरे लिस्ट का साइज बताता है। मतलब आप देख रहे हो, हमने इसमें कहीं पर भी इनिशियली ये नहीं बताया कि किस साइज की आपको लिस्ट बनानी है, कितने एलिमेंट्स का आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, ये हमने कहीं नहीं बताया। हम बस वैल्यू ऐड करते चले जा रहे हैं, और जो वैल्यू है वो ऐड होती चली जा रही है। तो हमने कहीं पर भी अभी तक जितना हमने ये देखा है, कहीं पर हमने साइज को मतलब बताया ही नहीं है, फिक्स नहीं करा है कहीं भी साइज। तो इस वाले का आउटपुट ये है। एंड ये क्या करता है, दिस रिटर्न्स द साइज, मतलब फंक्शन में आपको पता ही है रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, तो दिस रिटर्न्स द साइज ऑफ एरे लिस्ट। तो ये साइज रिटर्न करेगा। साइज मतलब करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो साइज की बात हो गई। अब एक बात कर लेते हैं कि अगर हमको ट्रैवर्स करना है इसके अंदर तो हमारा गेट मेथड यूज होता है। ठीक है, तो गेट मेथड की बात कर लेते हैं। इतना अगर हमने कर लिया है तो मैं ये हटा रहा हूँ बेसिकली, इसको हटाते हैं। एंड मान लो ये 3 ही हमारे एलिमेंट्स थे जो हमने ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्सल एंड गेट मेथड। तो ट्रैवर्स कैसे करना है लिस्ट में, गेट मेथड क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने आपको बता ही दिया यार कि लगभग लगभग मान लो ये एरे की तरह ही है चीज, तो एरे की तरह ही है तो यार कुछ नहीं है, मतलब जैसे एरे में 0 से लेकर उसकी लेंथ -1 तक इंडेक्स होते थे, यहाँ पर लेंथ की बजाय उस फंक्शन का नाम साइज है, उस फंक्शन का नाम साइज है। भाई एरे में तो लेंथ फंक्शन नहीं होता था, डेटा मेंबर होता था, तो हम एरे डॉट लेंथ -1 लिखते थे। स्ट्रिंग में वो फंक्शन होता था तो हम str डॉट लेंथ -1 लिखते थे। यहाँ पर हम इस लिस्ट का ARR डॉट साइज -1 तक जाएंगे, तो 0 से लेकर साइज -1 तक जाना है, इंडेक्स 0 से n-1 होते हैं, ये बात तो हम बहुत बारी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो वही सेम चीज है कि जब आप लूप लगाओगे तो आप 0 से लेकर लेस देन ARR डॉट साइज तक लगाओगे, ताकि आप उसको पूरा ट्रेवर्स कर पाओ। इंडेक्स साइज से कम ही होता है, ये हमें मालूम ही है। अब क्या करना है, हमको हर एक एलिमेंट को लेट से नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो वो करने के लिए क्या है, टू गेट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, हम गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो ARR डॉट गेट ऑफ आई अगर मैं यूं लिख देता हूं तो क्या होगा, इस लिस्ट में ith इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट ये रिटर्न कर देगा। तो एक बार ही देखते हैं, यहाँ पर 10 20 एंड 30 लाइन से प्रिंट हो जाने चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, 10 20 एंड 30 प्रिंट हो गए। एंड ये क्या है, गेट मेथड क्या करता है, हमारे को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई एलिमेंट पड़ा है वो निकाल कर दे देता है। तो जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली आप यूं करते हैं इसमें कि भाई ARR डॉट गेट ऑफ 1 को प्रिंट करवा दो, तो वो क्या करता, भाई 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे 20 है और 2 इंडेक्स पे ये है, तो 1 वाले इंडेक्स पर जाएगा, 1 वाले इंडेक्स पे जाएगा और जाकर यार ये 20 को उठा लेगा। ठीक है जी, तो वैल्यू दे देता है आपको एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो गेट मेथड क्या करता है, ये गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू, returns the
value at a particular index। ठीक है, तो ये हमारा गेट मेथड हो गया। अब एरे लिस्ट में ट्रैवर्स करने का एक और तरीका होता है जिसको हम फॉर ईच लूप कहते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच लूप ये पहली बार आप देख रहे हो। तो फॉर लूप आपने देखी है, वाइल लूप देखी है, डू वाइल लूप देखी है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे कलेक्शंस होती हैं जावा में, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, तो कलेक्शंस के अंदर ही आते हैं सारे। एरे लिस्ट भी कलेक्शन है, लिंक लिस्ट भी कलेक्शन है, क्यू भी कलेक्शन है। बेसिकली क्या है, जितने डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो इन्होंने अपने एंड से पहले से इम्प्लीमेंट कर रखे हैं ताकि आपको बनाने ना पड़े, स्क्रैच से कोड ना करना पड़े जब आप काम कर रहे हो। तो वैसे ही एरे लिस्ट एक कलेक्शन है। तो जितने भी कलेक्शन होते हैं लगभग सब पर ही फॉर ईच लूप लग जाती है। तो फॉर ईच लूप क्या है भाई, इसको रीड कैसे करते हैं ये देखो। हमारे को पता है कि जो हमने एरे लिस्ट हमने बनाई है वो इंटीजर्स की बनाई है। तो मैं पता है क्या कह रहा हूँ, फॉर int x that belongs to ARR, या मान लो फॉर int ELE। इसको रीड पता है क्या करना है, फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एरे, फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एरे। हिंदी में बोलूं तो हर एक एलिमेंट जो इस एरे के अंदर बिलोंग कर रहा है, मैं मान लो प्रिंट ही करना चाह रहा हूं तो उस एलिमेंट को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, एलिमेंट को प्रिंट कर दो। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज, फॉर ईच लूप। यहाँ पर 10 20 30 आ गया, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। इसको आपको यूं रीड करना है कि भाई हर एलिमेंट जो एरे के अंदर है और उसके साथ क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम प्रिंट कर दे रहे हैं उस एलिमेंट को। बता दो एक बारी, फॉर ईच लूप आ गई समझ? और लोग बताओ, समझ में आ गया फॉर ईच लूप? ठीक है, तो इसको रीड आपने ऐसे ही करना है। और कुछ लोग अगर सी प्लस प्लस से आए हो या सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो सी प्लस प्लस में यहाँ पे ऑटो लिख सकते थे। ऑटो का मतलब क्या होता है, किसी ने पढ़ा हो अगर? ऑटो लिखने का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये हम बता रहा हूँ पहले एक बार अगर किसी ने पढ़ रखा हो सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस से आया हो, यहाँ पर ऑटो लिख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मेरे ख्याल नहीं पता किसी को। तो बस आप ये अगर नहीं पता तो फिर आप सिंपल यही समझ लो कि यहाँ पर ऑटो लिखना अलाउड नहीं होता। अगर थोड़ा बता दूं तो वैसे ये होता है कि जैसे, पहले तो इसका मतलब एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमारा एलिमेंट था 10 20 30 40 50, ये मान लो हमारी अरे लिस्ट है। इस लिस्ट में हम एक तरीका तो ये है कि इंडेक्स के बेसिस पे लूप लगाएं, जो हमारी फॉर लूप होती है कि इंडेक्स 0 से लेकर लेस देन साइज, तो 0 से लेकर लेस देन साइज इंडेक्स के बेसिस पे लूप लगाएं। दूसरा तरीका, हमको फॉर लूप दे रखा है, ये फॉर ईच लूप दे रखा है। अब ये बहुत तगड़ी चीज होती है, मतलब अगर किसी ने पढ़ रखा हो, पढ़ा है आप में से किसी ने आइटरेबल एंड आइटरेटर पढ़ा हुआ है जावा में? क्या होता है आइटरेबल एंड आइटरेटर? कोई है यहाँ पर जिसने आइटरेबल आइटरेटर पढ़ रखा हो? मेरे ख्याल नहीं पढ़ा हुआ। तो इसका बैक एंड वर्किंग आइटरेबल एंड आइटरेटर पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो लूप आपको दिख रही है ना, जैसे आपको दिख रही है या जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इसको ऐसे समझना है, बैकएंड पे ये ऐसी चलती नहीं है। बैकएंड पे ये कुछ और ही तरीके से चल रही होती है। वो आइटरेबल एंड आइटरेटर वगैरह वाले कंसेप्ट है, बट हमको अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि ये कैसे हम इसको रीड करें कि फॉर ईच एलिमेंट ई, जो आपका लूप का नाम है फॉर ईच, वही है एक्चुअली में फॉर ईच एलिमेंट ELE दैट बिलोंग्स टू दिस एरे। ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू। तो फॉर ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन दिस एरे, जैसे दैट बिलोंग्स इन दिस लिस्ट, तो हर एक एलिमेंट जो इस लिस्ट में बिलोंग कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELE। तो जब आप ELE को प्रिंट करोगे तो ये क्या कह रहा है, देखो पहले हम इंडेक्स पे लूप चला रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं, हर एक एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो एलिमेंट को प्रिंट करने से 10 प्रिंट होगा, फिर एलिमेंट को प्रिंट करने पे 20 प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा।
हर एक एलिमेंट जो इस एरे में है, फॉर ईच एलिमेंट इन दिस लिस्ट प्रिंटेड, दैट्स इट। तो इसको यूं समझना है आपने। आ गया समझ अब? पहले बताओ ईरम, एक बार ये आ गया समझ? ठीक है, तो मतलब मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लूप कैसे चल रही है, वो मैं नहीं बताऊंगा। वो आइटरेबल एंड आइटरेटर वगैरह वाले कॉन्सेप्ट है, वो काफी मतलब ठीक ठाक चीजें हैं, बाद की चीजें हैं आपकी। जहां तक मेरे को पता है, वेब कोडिंग में पूरा लेवल 1 खत्म होने के बाद आती है आइटरेबल आइटरेटर, जहां तक मेरे को ध्यान है। अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट हाँ मेरे को जितना ध्यान आ रहा है, पूरा लेवल 1 खत्म होने के बाद आती है। तो ठीक ठाक चीज है वो। आ, तो ये इस तरीके से बस हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। मैं बस ये बता रहा था कि आपको यहाँ पर इंट लिखना है, क्योंकि इंटीजर की अरे लिस्ट है। अगर मान लो कैरेक्टर्स की लिस्ट होती तो आप लिखते फॉर ईच कैरेक्टर एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू दिस एरे, तो यहाँ पर इंट की बजाय कैर आ जाता। अगर मान लो फ्लोट की होती तो फ्लोट आ जाता। तो जो भी डेटा टाइप है जो यहाँ पर लिख रखा होगा, इंटीजर लिखा है तो इंट लिखना है आपको, जो भी लिखा है वही लिखना है। जावा में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में यहाँ पर एक कीवर्ड होता है ऑटो कीवर्ड, तो आप यूं लिख देते हो फॉर ऑटो एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ARR। तो ऑटो का मतलब क्या होता है कि भैया हम ध्यान नहीं दे रहे कि ये कौन सा डेटा टाइप कंटेन कर रही है, जिस भी कर रही है जो भी डेटा टाइप है खुद लगा ले। ऑटो मतलब आप सी प्लस प्लस को कह रहे हो कि खुद ही डेटा टाइप आइडेंटिफाई करके लगा ले, कि भाई अगर इंटीजर की एरे लिस्ट है तो इंटीजर लगा ले, ठीक है। अगर फ्लोट की है तो फ्लोट लगा ले। तो वहां पर आप ऑटो लिखकर छोड़ सकते हो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लो कि क्या लगाना है यहाँ पर। बट जावा में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। जावा में ऑटो नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, आ गया इतना समझ? एक बार चैट में बता दो, यहां तक की चीजें आई समझ? ठीक है, तो अब बेसिक सिंटैक्स की बातें हो गई हैं। बेसिक सिंटैक्स यहीं तक है आपका। गेट ऐड वगैरह वगैरह इतना ही सीखना है आपने, बहुत ज्यादा तो डेप्थ में नहीं जाना है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, बेसिक सिंटैक्स में एक और चीज बता देता हूँ बस। ऐड जो है, आप अभी तक आपने देखा ऐड फंक्शन में क्या था, आप एक ही पैरामीटर देते थे वैल्यू, जिसमें आप क्या करते थे, इस वैल्यू को एंड में ऐड कर देते थे। मतलब जो आप अगर ऐड 10 लिखा है तो वो 10 में ऐड, लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी। खाली लिस्ट है तो यहाँ ऐड हो गई। फिर 20 लिखा है तो वो भी लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी। एंड में ऐड हो जाएगी तो यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर इसको लिस्ट के एंड में ऐड करना है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। बस अभी आपने ये देखा था ऐड ऐसे काम करता है। ऐड को ही आप दो पैरामीटर भी दे सकते हो। अब किसी को मालूम है इसको क्या कहते हैं? सेम ही फंक्शन को एक बार एक पैरामीटर दे रहे हैं, एक बार दो पैरामीटर दे सकते हैं, नाम सेम ही है, क्या कहते हैं इसको? ओवरलोडिंग। हाँ ठीक है, तो ये, हाँ ये मेथड ओवरलोडिंग होती है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए तो फंक्शन डिफरेंट हो गया, चाहे नाम सेम हो। तो ये ऊप्स में पढ़ोगे आप लोग, जब भी पढ़ोगे ऊप्स तो तब पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है इंडेक्स, ठीक है। इंट इंडेक्स क्यों लिखा? इंडेक्स तो इंटीजर ही होता है क्योंकि, है ना। और बाकी जो भी डेटा टाइप आपका है, डेटा टाइप जो भी आपका होगा वैल्यू, ठीक है। इंट इंडेक्स इसलिए लिख दिया बिकॉज इंटीजर ही होता है इंडेक्स। चलो अभी के लिए जनरलाइज नहीं करें, हम नॉर्मल ऐसे ही लिख देते हैं, ऐड इंडेक्स कॉमा वैल्यू। तो पहला पैरामीटर हमेशा इंडेक्स होगा और दूसरा पैरामीटर यहाँ पर वैल्यू होगा। मतलब कि अगर मैं इसी लिस्ट में मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं ARR डॉट एड 1 पर 10 ऐड करना है मेरे को। मैंने बोल दिया 1 इंडेक्स पर 10 ऐड करना है। तो अब क्या हमारा आना चाहिए? 10 नहीं, 100 ऐड करना है। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? कोई आउटपुट बताएगा? आउटपुट क्या आना चाहिए अब जब लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो? ओवरराइड नहीं कर देगा ये वैल्यू को। ये मत सोचो कि वैल्यू जो 1 इंडेक्स पे पड़ी थी उसको हटा देगा, उसको हटाएगा नहीं। अपनी वैल्यू जो हमने स्पेसिफाई करी है उसको ऐड कर देगा 1 इंडेक्स पे। तो क्या होगा आउटपुट इसका? ठीक है, तो 10, 100, 20, 30 यही तो होगा।
ओवरराइड नहीं करता, ये बस ऐड कर देता है वैल्यू को। देखो जैसे यहाँ पर क्या था, अभी तक इन 3 स्टेप से क्या हुआ था, पहले तो खाली एरे लिस्ट थी, फिर सबसे स्टेप नंबर 1 चला तो एरे लिस्ट ये हुई, फिर स्टेप नंबर 2 हुआ तो एंड में 20 ऐड हो गया, स्टेप नंबर 3 हुआ तो 10 के बाद 20 के बाद 30 ऐड हो गया। फिर जब चौथा स्टेप चलाया तो मैंने बोला इंडेक्स 1 पे 100 ऐड करो, तो क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जब 1 इंडेक्स पे 100 ऐड करोगे तो पता क्या होगा, 1 पर ना 100 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 है, यहाँ पर आप 100 ऐड करोगे और इन एलिमेंट्स को आप शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पर आपको 20 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, इनको शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एरेज के अंदर करा नहीं है, वैसे मैं करवा दूंगा, वैसे ही करवा दूंगा किसी दिन, कि अगर हम एरे में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो हमको एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा ही सेम काम यहाँ पे हो रखा है, मैंने बोला था 1 इंडेक्स पे ऐड करो, तो 1 इंडेक्स पे 100 ऐड हो गया और ये एलिमेंट्स की शिफ्टिंग हो गई, एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो गए। तो बताओ समझ में आ गया ये ऐड फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स? और लोग जल्दी जल्दी बताओ, आया समझ? ठीक है, तो अब हम रैपर क्लासेस एक बारी देखते हैं कि रैपर क्लासेस क्या है। तो आपको इतना तो दिख रहा है कि यहाँ पर हमने जो लिख रखा है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लिख रखा, और आप प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख भी नहीं सकते, यहाँ पर आपको क्लास ही डालनी होती है। ठीक है, ये जेनेरिक्स का पार्ट आता है, जावा जेनेरिक्स एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये उसके अंदर आ जाती है चीजें। ये जो क्लासेस हैं ये जेनेरिक क्लासेस होती हैं और ये कलेक्शंस होती हैं सारी की सारी, ये उसका पार्ट है। बट अभी के लिए आप सिर्फ मतलब उन चीजों में ना जाते हुए सिर्फ इतना समझ लो कि जब भी आप कोई कलेक्शन यूज करोगे, कलेक्शन होती है ये मैंने बताया, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, एरे डी क्यू और भी चीजें होती है। तो जब आप ये यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ये जो डालना है डेटा टाइप जो स्पेसिफाई करना है, वो डेटा टाइप नहीं होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होगा, वो क्लास होगी, एक रैपर क्लास होगी। तो रैपर क्लास क्या है भाई, रैपर क्लास है क्या? रैपर क्लास का सीन ये होता है कि हमारे पास में 8 डेटा टाइप्स हैं। एक तो है इंट, पहले चलो सबसे छोटों से स्टार्ट करते हैं। तो बाइट होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर इंट होता है, फिर लॉन्ग होता है, फिर फ्लोट होता है, फिर डबल होता है, कैर होता है, एंड बूलियन होता है। ठीक है, तो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए हमारे पास में एक क्लास बना रखी है, हर एक के कोरिस्पॉन्डिंग एक क्लास बना रखी है, उसको हम रैपर क्लास कहते हैं। मतलब वो 8 जो क्लासेस बना रखी हैं जावा ने, उनको हम रैपर क्लासेस कहते हैं। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग बाइट बना रखा है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग शॉर्ट बना रखा है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इंटीजर बना रखा है। तो यहाँ पर चेंज है, देखो यहाँ पर नाम इंट है, यहाँ पर इंटीजर हो जाता है, पूरा नाम आ जाता है। यहाँ पर लॉन्ग के कोरिस्पॉन्डिंग लॉन्ग है, फ्लोट के कोरिस्पॉन्डिंग फ्लोट है, डबल के कोरिस्पॉन्डिंग डबल है, कैर के कोरिस्पॉन्डिंग भी कैरेक्टर आ जाता है, पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पर भी, तो कैरेक्टर, एंड यहाँ पर बूलियन ही है। ठीक है, तो ये हमारी 8 क्लासेस होती हैं। अब इनमें एक कंसेप्ट आता है, वैसे आप आगे मतलब ऊप्स में फिर से पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे आप, एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इस जावा अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योर ऊप्स लैंग्वेज, ये एक कंसेप्ट होता है, प्योर ऊप्स लैंग्वेज कुछ होती है। तो क्या जावा प्योर ऊप्स लैंग्वेज है? तो जब आप ऊप्स पढ़ोगे तो आप पढ़ लेना कि जावा प्योर ऊप्स लैंग्वेज नहीं है। पर क्या जावा में मैं कोड ऐसा लिख सकता हूँ जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो? हाँ, हम लिख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको छोटा आंसर बताना चाहूँ तो छोटा आंसर इसका ये है, डिटेल आप उसमें पढ़ोगे। अभी के लिए जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, ये कहाँ बनते हैं? ये स्टैक में बनते हैं। और जब तक आप इनको अपने कोड के अंदर यूज कर रहे हो तो देखो ये तो स्टैक में बन रहे हैं, इनके कोरिस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बन नहीं रहा। प्योर ऊप्स लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो टोटली ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट ही है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो तो स्टैक के अंदर बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो हमें मालूम है कि ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो जब तक आपकी जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स
रहेंगे तब तक जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बट क्या जावा में प्योर उसका कोड लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इनको यूज ना करके आप रैपर क्लास को यूज कर लो। रैपर क्लास को यूज करते हुए प्योर उसका कोड आप लिख सकते हो। तो रैपर क्लास को कैसे यूज करेंगे, अब वही मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा, बस रैपर क्लासेस पे ही रखेंगे आज। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ये क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो देखो, ऐसा है कि ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, मान लो हम बनाते हैं int x इज इक्वल टू 10, ऐसा हम बनाते हैं। ये मैंने बता रखा है, 100 बार बता रखा है कि यहाँ पर x नाम का बेसिकली मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी, स्टैक के अंदर ही होगा। ठीक है, कोई एड्रेस वगैरह स्टोर नहीं कर रहा है। x एक्चुअली में वैल्यू 10 ही स्टोर कर रहा है, ये मैंने बता रखा है। इसका मेमोरी मैप तो बहुत सिंपल है ना, स्टैक है, इसका नाम बस x है और इसके अंदर 10 स्टोर्ड है। कोई इसके अंदर एड्रेस स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बस 10 ही स्टोर्ड है ना। ये मैंने बता रखा है। बट इन आप ये लिखने के बजाय प्रोग्राम में डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हो, इंटीजर i इज इक्वल टू 10। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये अलाउड होता है। इसका मेमोरी मैप पता है क्या है? इसका मेमोरी मैप क्या है? इसका मेमोरी मैप ये है कि यहाँ पर ये स्टैक बनेगा, मतलब ये स्टैक मेमोरी है, ये हमारी हीप मेमोरी है। ठीक है, एंड स्टैक के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा i। ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा i, और हीप के अंदर कहीं स्पेस एलोकेट होगी 4 बाइट की, या जितने 4 बाइट से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्लास है, तो इसके अंदर सिर्फ ये डेटा मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अंदर तो फंक्शंस भी होते हैं, और भी हो सकता है कोई डेटा मेंबर हो जो हमें ना पता हो। ठीक है, तो हमको नहीं पता ये स्पेस एग्जैक्टली 4 बाइट है या नहीं, नाउ वी कांट से। भाई इंट का तो हम कह सकते थे कि 4 बाइट का है, पर ये नहीं कह सकता मैं इंटीजर भी 4 बाइट का ही है, तो यहाँ पे कुछ स्पेस एलोकेट होगी, हमें नहीं पता कितनी है। उसके अंदर ये वैल्यू 10 एलोकेट होगी, उसका कुछ एड्रेस होगा, लेट अस से दैट इज 4K, तो जहां पर ये 4K होल्ड करेगा। बताओ इसकी मेमोरी मैपिंग पहले बताओ, समझ में आई? अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या हो रहा है, इसकी मेमोरी मैपिंग समझ में आई आपको? और लोगों को इसकी मेमोरी मैपिंग समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से सोचो, ध्यान से, बहुत कॉमन सेंस की चीज है, क्या मेरे को ऐसा लिखना अलाउड होना चाहिए था? जो हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट थोड़े ना ऐसे बना सकते हैं यार। ऑब्जेक्ट को तो हम ऐसे बनाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, एंड उसके अंदर आप यहाँ पे 10 डाल देते, जैसे हम बनाते हैं यार। अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते आए हैं, न्यू इंटीजर, बस एक स्ट्रिंग में हमने देखा था, अब देख लो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी दिखनी ऑलरेडी शुरू हो जाएगी रैपर क्लासेस में एंड स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में हम क्या करते थे? स्ट्रिंग में हम लोग बिना न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करे भी डायरेक्टली यहाँ पर हेलो इस तरीके से लिटरल असाइन कर सकते थे। कुछ वैसा ही मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिटरल असाइन कर लिया, न्यू कीवर्ड नहीं लिखा। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है कि आपको करना तो ऐसे चाहिए था, प्रॉपर न्यू कीवर्ड असाइन करना चाहिए था। ये तो क्या है? ये तो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक रेफरेंस है। तो आप देखो, रेफरेंस है ना, इंटीजर इज अ रेफरेंस। आप खुद सोचो, क्या ये स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लग रही? यार आई के अंदर हम अभी देख रहे हैं कि एड्रेस स्टोर हो रहा है, बैकएंड पे हो क्या रहा है वो मैंने बता दिया। बट आप खुद देखो, क्या ये स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लग रही? आप तो एक इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, दिस इज रॉन्ग। देखने में गलत नहीं लग रहा क्या ये खुद? क्या ये वाली चीज समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है और आपने इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल दी, ये चीज गलत है, ये सही थोड़ना है, ये सही थोड़ना है। आपको तो यूं लिखना चाहिए था ताकि एक नया एड्रेस एलोकेट हो और इसके अंदर ये एड्रेस आ जाए। बट ये कोड जो है ये जावा में काम कर जाता है, ये जावा में काम कर जाता है, ऐसा कोड काम कर जाता है। और क्या हो रहा है कि 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ स्टैक, कि यहाँ पर डायरेक्टली 10 बन जाए, आपका हीप के अंदर कुछ स्पेस एलोकेट हुई और उसके अंदर 10 स्टोर हो गया। ये 10 जो है ये एक इंट वेरिएबल बन के ही स्टोर हुआ होगा। ठीक है, ये एक इंट वेरिएबल बन के ही स्टोर हुआ होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
क्लास, लेट से मैं क्लास लिख रहा हूँ माई इंटीजर, जो इंटीजर क्लास में क्या हो रहा है कुछ कुछ वैसा फील देने की आपको कोशिश कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पर एक होगा इंटीजर x, ठीक है। तो अब आप जब भी माई इंटीजर में कोई वैल्यू एलोकेट करते हो न्यू इंटीजर 10 करके, तो क्या होगा, आप देख ही पा रहे हो कि पहले माई इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है ये इंट डेटा टाइप, उसका एक पार्ट है। तो एक्चुअली में भी ऐसा ही हो रहा है, एक्चुअली में भी ऐसा ही होता है कि ये तो एक रेफरेंस वेरिएबल है आई, और ये एक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो आपने डायरेक्टली इसको असाइन कैसे कर दिया, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ये जो ये वाली लाइन है यहां पर ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है कि जो 10 नॉर्मली सिर्फ स्टैक में एक वेरिएबल बन जाना चाहिए था, वो हीप में गया और उसके अराउंड एक ऑटोमेटिक बॉक्स बन गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह वो बन गया, उसके आसपास एक ऑटोमेटिक बॉक्स सा बन गया है। इसीलिए इसको हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं, कि ये ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बना दिया इसने इसके आगे। ऐसा करने से मतलब ये चीज सही नहीं है, स्टेटमेंट अगर आप देखो लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक रेफरेंस वेरिएबल है और ये एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जावा में ये काम कर जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको, इस वाली स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट जैसा बिहेव करवा देता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग इन जावा। आया समझ? बताओ ऑटो बॉक्सिंग क्या है, ये समझ में आया? और लोग, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा, पूछते हैं ये, ठीक है। तो मेरे दोस्त से उसमें पूछा था, टीसीएस का जो उसका वो हुआ था, टीसीएस नहीं सॉरी, इन्फोसिस का जो भी 6.5 एलपीए वाला रोल होता है, उसमें पूछा था मेरे दोस्त से ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा। तो आ जाता है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो एक तो ये चीज है, ऑटो बॉक्सिंग ये होता है कि ऑटोमेटिकली जावा ने क्या करा, ये जो 10 एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसके अराउंड ऑटोमेटिकली एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। दिस इज ऑटो बॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या होता है? अनबॉक्सिंग ये होता है कि मैंने यहां पर बनाया लेट से इंटीजर आई इज इक्वल टू 10। अब आपको ये पता है कि इसकी मेमोरी मैपिंग क्या है, इसकी मेमोरी मैपिंग ये है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 की जो मेमोरी मैपिंग है वो ये है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन पता है क्या, मैं यूं लिख सकता हूं इंट एक्स इज इक्वल टू आई। अब ये क्या कर दिया मैंने, आई तो एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या होना चाहिए, इस तरफ एक रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि आई में तो एड्रेस पड़ा है। तो अगर आप वैसे सोचो तो आपको लगेगा यार ये तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, आरएचएस की वैल्यू एलएचएस में असाइन करता है, तो ये 4K इसमें असाइन कर देगा। पर 4K कैसे करेगा, 4K तो एक एड्रेस है और ये एक इंटीजर है। तो यहां पर जब आप ये चीज असाइन करते हो तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स से वैल्यू निकाल कर वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज अनबॉक्सिंग। तो इस चीज को हम अनबॉक्सिंग कहते हैं, इस चीज को हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। ऑटोमेटिकली, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ऑटोमेटिकली बॉक्स इज, बेसिकली बॉक्स रिमूव नहीं होगा, ये बात ऑब्वियस है, इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग है। बॉक्स हट तो नहीं जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये तो एज इट इज ही रहेगा, पर मैं इसको यूं कह सकता हूं ऑटोमेटिकली वैल्यू इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बॉक्स के अंदर कोई चीज बंद है, अब आप बॉक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बट अगर आपको उसको निकालना है तो बॉक्स खोलना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका नाम अनबॉक्सिंग है। कुछ अनबॉक्स तो करना पड़ेगा। आपका जब फोन आया होगा, कभी आपने नया फोन खरीदा हो तो फोन डब्बे में आता है। अब आप डब्बा अभी भी पड़ा होगा, मैक्सिमम लोगों के घर में अभी भी पड़ा पड़ा होगा वो फोन वाला डब्बा, बट उसको अनबॉक्स तो करा था ना आपने, डब्बे में से फोन निकाला था ना। तो अगर आपको डेटा निकालना है तो उसको हम अनबॉक्सिंग कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट में से ऑटोमेटिकली जावा यहाँ पर इस रेफरेंस टाइप में एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में से ऑटोमेटिकली डेटा निकालकर प्रिमिटिव डेटा टाइप को असाइन कर रही है। दिस इज अनबॉक्सिंग।
और जब ऑटोमेटिकली एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के अराउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है उसको हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। बता दो ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग आ गया समझ? सब लोग बताओ, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग समझ में आ गया? और लोग? ठीक है, तो इसको एक बारी कोड में देख लेते हैं। बस ये दो स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में चल रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ बस और विश्वास कर लो, चल जाता है ये, कोड में चल जाती है ये चीजें। तो अगर आप देखो यहाँ पर इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, और एक्स को मैंने आई असाइन कर लिया। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑटो बॉक्सिंग, एंड ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है दिस इज अनबॉक्सिंग। ठीक है जी, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आई एंड एक्स दोनों को प्रिंट करके देख लो। तो अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर 10 10 प्रिंट हो रहा है। तो ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग दोनों हम लोगों ने देख ली। ये इसका कोड है। ठीक है, तो बस इतना ही होगा आज की क्लास में, ज्यादा लेट नहीं छोड़ना चाह रहा मैं क्योंकि सुबह फिर 9 बजे से क्लास है। तो आज हमने स्ट्रिंग खत्म कर ली, एरे लिस्ट के हमने बेसिक सिंटैक्स वगैरह सारा देख लिया है। मतलब कोडिंग पार्ट जो था आपका एरे लिस्ट का लगभग हो गया है, कोडिंग पार्ट इतना ही था लगभग। एक आधा क्वेश्चन करना है हमने ऑब्वियसली, बट कोडिंग पार्ट इतना ही था। अब कल हमको आके जो रैपर क्लास की एक आध बात बची है सिर्फ वो बतानी है, एंड उसके अलावा एरे लिस्ट की मेमोरी मैपिंग हमने समझनी है। एंड वही एक आध क्वेश्चन करके फिर हम लोग कल की क्लास से रिकर्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी किसी को पूछना है तो पूछ लो वरना मैं एंड कर रहा हूँ। पूछना है कुछ? ठीक है, चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।